हेलो पीसीएस साथियों, आपका स्वागत है हमारी प्यारी मैगजीन में और ये विज्ञान संस्करण है। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण मिशन से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो मिशन हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ड्रोर 1। ये क्या है? ये एक संचार उपग्रह है और ये इजराइल का है। तो प्रश्न बनने की संभावना अगर ये है तो ये आएगा कि ड्रोर 1 हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। तो ये एक संचार उपग्रह है और ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह इसको माना जा रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया स्पेस एक्स के। ठीक, तो बस इतनी ही आपको चीज़ें याद रखनी है कि ये है क्या, वास्तविकता में ये है क्या। अब गोसैट जीडब्ल्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि गोसैट जीडब्ल्यू क्या है। तो गोसैट जीडब्ल्यू के बारे में आप देख लो कि ये ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। ये एक ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो क्या करेगा फॉर ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर साइकिल। ये इसका फुल फॉर्म है गोसैट जीडब्ल्यू का। तो अब ये क्या कर रहा है? ये उपग्रह कर रहा है आपका ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन कर रहा है। तो ग्लोबल ऑब्जर्वेशन कर रहा है ये। और ये तनेगाशिमा स्पेस सेंटर, जापान का तनेगामा स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि जापान से लॉन्च किया गया था। अब ये कहाँ जाएगा? सूर्य समकालिक कक्षा में जाएगा। अब सूर्य समकालिक कक्षा क्या होती है? जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये सूरज है और यहाँ पे एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, एक उपग्रह परिक्रमा लगा रहा है। तो परिक्रमा लगाते हुए उपग्रह को इस तरीके से अगर हम लॉन्च कर देंगे तो क्या होगा कि कभी इस दिशा में अगर जब होगा तो वो सूर्य से दूर हो जाएगा, तो उसे प्रकाश नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा उसको प्रकाशमान रेखा में बने रहने के लिए कुछ इस तरीके से लॉन्च किया जाता है और प्रतिदिन उसमें 1 डिग्री का परिवर्तन किया जाता है ताकि वह हमेशा हमेशा क्या रहे? सूरज की दिशा में मौजूद रहे, सूरज की रोशनी में रहे। इससे क्या होगा? उसे लाइट में फ़ोटो निकालना आसान होगा। लाइट में फ़ोटो अच्छी आती है, इमेजिनिंग करना है, फ़ोटो निकालना है, इसके लिए इसको सूर्य समकालिक कक्षाओं में रखा जाता है। जितने भी उपग्रह होते हैं आपके इमेजिनिंग उपग्रह, एक चीज़ आप याद रखना कि जितने भी इमेजिनिंग उपग्रह होते हैं वो सारे के सारे सूर्य समकालिक कक्षा में ही रखे जाते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छी तस्वीरें लेना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे एक्सियोम मिशन 4 के ऊपर। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन था। हुआ क्या इसमें? एक्सियोम स्पेस और इसरो के मध्य अंतरिक्ष उड़ान समझौता हुआ था 2024 में, जिसके लिए भारत ने राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड का गठन किया। और राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने 2 पायलट भारत की तरफ से भेजना तय किया। एक प्राइम थे और एक क्या थे? एक बैकअप थे। एक प्राइम थे, एक बैकअप थे। प्राइम के रूप में थे शुभांशु शुक्ला जी और बैकअप के रूप में थे पी बालकृष्ण नायर साहब। तो इन दोनों लोगों को प्राइम और बैकअप कमांडर के रूप में चयन कर दिया गया राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड द्वारा, और एक्सियोम स्पेस वालों को बता दिया कि हम लोगों ने अपने जो मिशन पायलट तैयार कर लिए हैं। फिर इसके बाद मिशन भेजा गया कब? 25 जून 2025। भैया डेट इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 जून 2025। 25 जून 2025 आप लोग याद रखना। एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए। ठीक, अंतरिक्ष में नहीं भेजे गए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए। ये चीज़ आप याद रखना। और यह 14 दिवसीय मिशन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 14 दिवसीय मिशन, क्योंकि पीसीएस इस समय क्या कर रहा है? वो पूछ ले रहा है कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इस तरीके से आपने पिछले 2024 के पेपर में देखा होगा। तो अब ये 14 दिवसीय मिशन आपके लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लेने योग्य चीज़ है। इसके तहत फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया। अब आपको एक खूबसूरत बात बताती है, ये जो फाल्कन 9 और तमाम आप फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी पढ़ोगे, स्पेस एक्स के 2 सबसे बेहतरीन वाहन है, एक है फाल्कन 9 रॉकेट और एक है फाल्कन हैवी। फाल्कन 9 जितनी भी उड़ानें आईएसएस या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में जाती हैं, जितनी भी उड़ानें लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत जाती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब लगभग 2000 किलोमीटर तक के बीच की जो दूरी होती है, 200 से 2000 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर जो उड़ानें जाती हैं, जो भी अंतरिक्ष यान जाता है, वो फाल्कन 9 से भेजा जाता है। और इसके बियॉन्ड जो भी जाता है, जैसे अगर हम लोगों को जीटीओ पे भेजना हो, जीटीओ मतलब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना हो, या हमें जीएसओ ग्लोबल जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे भेजना हो, तो हम फाल्कन 9 की जगह पे फाल्कन हैवी का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप याद रखना कि बहुत लंबी दूरी के लिए हम क्या करेंगे? बहुत लंबी दूरी के लिए हम फाल्कन हैवी को प्रयोग करेंगे और फाल्कन 9 को हम कम दूरी के लिए प्रयोग में करेंगे। ये आगे आपको आने वाले जो मिशन हैं उनमें काम आएगी बात।
तो फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान आपको समझ में आ गया। अब आप भूलोगे नहीं फाल्कन 9 क्यों। अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है ये हमारे पृथ्वी के धरातल से। तो यहाँ पर भेजने के लिए हम फाल्कन 9 का प्रयोग कर रहे हैं। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कैसे हैं, निजी अंतरिक्ष यात्री हैं। टेक्सास स्थित स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें देखो 3 लोगों की भागीदारी है। 3 लोगों की भागीदारी में क्या है, एक्सियोम स्पेस, ठीक, जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, फिर स्पेस एक्स जो अपने रॉकेट का प्रयोग करने दे रहा है, और नासा जो अपनी अनुभव को साझा कर रहा है और अनुभव के माध्यम से निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन को लॉन्च करने में भूमिका निभा रहा है। तो X4 चालक दल में भारत, पोलैंड और हंगरी के सदस्य शामिल थे, और इसमें एक और यूएसए, ठीक। तो 4 देशों के सदस्य इसमें शामिल थे, भारत, पोलैंड और हंगरी। क्योंकि इन देशों का ये अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मिशन है साथ में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और चालक दल में कौन क्या था, ये चीज़ आप याद रखना। पेगी विट्सन मिशन कमांडर थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से थी ये, ठीक। तो पेगी विट्सन मिशन कमांडर, और मिशन पायलट कौन है आपको पता है, शुभांशु शुक्ला जी। अगर देखो वहाँ पे यूपीपीसीएस आपसे गूगली भी खेल सकता है, वो आपसे हो सकता है कि हाल ही में भेजा गया एक्सियोम मिशन पायलट उसमें कौन था। अब आपको वहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि प्राइम पूछा जा रहा है या फिर बैकअप पूछा जा रहा है। पता चला आपने मिशन पायलट पढ़ा और मिशन पायलट देख के तुरंत आपको शुभांशु शुक्ला ढूंढने लगे, शुभांशु शुक्ला कहाँ पे हैं, लगा के आप आगे बढ़ गए। याद रखना ये चीज़, मिशन पायलट अगर प्राइम पूछा जाए तो शुभांशु शुक्ला सही होंगे, और मिशन पायलट बैकअप पूछा जाए तो प्रशांत बालकृष्णन नायर सही होंगे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 26 जून 2025 को मिशन दल ने अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो 26 जून को ये कहाँ पहुंच गए, अंतरिक्ष स्टेशन पे। तो यहाँ पे कुछ डेट्स आपको याद रखनी है। पहली डेट ये 25 जून वाली, कि 25 जून को अंतरिक्ष यान रवाना हुआ था। 26 जून को ये लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए, ठीक है। देखो ध्यान रहे आपको ये चीज़ कि पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले, पृथ्वी की कक्षा मतलब ये पृथ्वी है और यहाँ से पृथ्वी की कक्षा, आप करमान रेखा आपने पार कर ली, आपने करमान लाइन पार कर ली, तो आप कहाँ पहुँच गए, पृथ्वी की कक्षा में पहुँच गए। पृथ्वी की कक्षा मतलब अंतरिक्ष में पहुँच गए, लेकिन ये अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँच गए हैं, ठीक। तो अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा राकेश शर्मा भाई साहब ने नहीं किया था, शुभांशु शुक्ला जी ने किया है और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। ये एकदम क्लियर बात रखना आप। 41 वर्ष बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय। तो पृथ्वी की कक्षा को तो पार करना ही पड़ेगा, है ना। ये पृथ्वी है, ये आपकी करमान रेखा है। करमान रेखा से जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको 450 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ISS के लिए, तो आप पृथ्वी की कक्षा को तो पार कर ही जाओगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। 1984 में 3 अप्रैल को अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे, और 26 जून को कौन पहुंचा, 26 जून 2025 को कौन पहुंचा, शुभांशु शुक्ला जी पहुंचे। सोवियत इंटर कॉस्मोस के सोयुज T11 से इन्होंने यात्रा की थी, और उन्होंने किससे की, एक्सियोम 4, ठीक। एक्सियोम 4 मिशन के तहत कौन से, फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, और फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है, कैनेडी स्पेस सेंटर। अब एक्सियोम मिशन 4 इसरो के सूक्ष्म गुरुत्व आधारित अनुसंधान, तो इसमें बहुत सारे अनुसंधान किए गए जो सूक्ष्म गुरुत्व पे आधारित थे, माइक्रो ग्रेविटी पे आधारित थे। जैसे माइक्रो शैवालों पर प्रभाव देखा गया, सलाद के बीजों के अंकुरण को देखा गया, और ये इंपॉर्टेंट है, यू टार्डिग्रेड पैरा मैक्रोबियोट्स प्रजाति जो BLR स्ट्रेन है, ठीक। BLR स्ट्रेन क्या है, ये यू टार्डिग्रेड पैरा माइक्रोबिएट की एक प्रजाति है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये किसी भी ऐसी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशंस में रहने की आदी है। अब इसको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में ताकि ये पता चल जाए कि क्या ये अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पा रही है, क्या ये अंतरिक्ष की कंडीशंस में सर्वाइव कर पा रही है। तो फिर इसको आगे चल के चंद्रमा पे छोड़ दिया जाएगा या किसी और ग्रह पे छोड़ दिया जाएगा जहाँ जीवन होने की संभावनाएं दिखती हैं, तो इसलिए इस पर प्रयोग किया जा रहा है। सूक्ष्म गुरुत्व के तहत मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं सूक्ष्म गुरुत्व से रिलेटेड। अब कुछ प्लांट ग्रोह की प्रतिक्रिया और अंतरिक्ष में कैसा होता है सूक्ष्म गुरुत्व, ये देखने के लिए आप ये लिंक देख लीजिएगा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भेजे गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अंतरिक्ष यात्री 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। तो 15 जुलाई को भाई साहब लौट आए। तो ये लौटने की तिथि, जाने की तिथि 25 जून को गए थे, 15 जुलाई को लौट गए थे, और 26 जून को कहाँ पहुँचे थे, 26 जून को ISS में पहुँच गए थे।
ये हो गई पूरी कहानी। फाल्कन 9 2 चरणीय पुनर्प्रयोग प्रक्षेपण यान है, साथ ही ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल। अब ये आपको दिख रहा है, ये पूरा अंतरिक्ष यान है, पूरा अंतरिक्ष यान है, लेकिन ये ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या है? ये क्रू मॉड्यूल होता है, यहीं पे अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं, इसी में अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं। ये क्रू मॉड्यूल होता है, यहीं पर अंतरिक्ष यात्री बैठे रहते हैं। K2-18b ये क्या है? पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बाह्यग्रह है, जहाँ पर जीवन की अनुकूलता के बारे में पता लगा है। ठीक, तो यहाँ पे संभावना है कि जीवन हो सकता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन होते हैं जहाँ पर जीवन होता है किसी अंतरिक्ष क्षेत्र में। विश्व रिकॉर्ड स्पेस वॉक की बात कर लेते हैं। चीन के सेंझोउ 19 मिशन में शामिल। तो सेंझोउ 19 तो शेन मतलब अपनी शान बढ़ाने के लिए तो स्पेस वॉक कर देंगे, विश्व रिकॉर्ड बना देंगे तो शान बन जाएगी। तो सेंझाओ 19 मिशन में शामिल कई जुझे, ठीक, ये जूझते रहे भाई साहब, इतने ज़्यादा जूझते रहे, इतने ज़्यादा जूझते रहे कि जुझे हो गए, तो विश्व रिकॉर्ड बन गया इनका। सोंग लिंगडोंग, ठीक, तो भैया ये जूझते रहे, दूसरे गाना गाते रहे और उड़ते रहे, तो भैया स्पेस वॉक हो गई विश्व रिकॉर्ड। और कितने घंटे इन्होंने कितने घंटे गाना गाया? इन्होंने 9 घंटे गाना गाया। और ये कितने घंटे जूझे? ये 9 घंटे से ज़्यादा समय तक जूझे। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया सूसन हेल्स और जिम बॉस का। ठीक, तो सूसन को सूजन आ गई और जिम बॉस, अपने देखो बॉस ऐसे लिखा जाता है और ये बॉस हो गए, बॉस हो गए। ठीक, तो अब इनका रिकॉर्ड क्या हो गया? पुराना हो गया। लिग्नोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। 4 नवंबर 2024 को इसको प्रक्षेपित किया गया स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के अंतर्गत फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। कम दूरी पर भेजा गया होगा फाल्कन 9 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। समझ में आ गई आपको बात? विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया, तो फाल्कन 9 रॉकेट से ही भेजा जा रहा है, फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक, तो ये चीज़ आप कॉमन चीज़ याद रख लो। अब ये लिग्नोसैट जो है ना, लिग्नोसैट जापान में बनाया गया है। ठीक, तो जापान में निर्मित है ये। लिग्नोसैट का निर्माण हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली एक मैग्नोलिया लकड़ी के द्वारा किया गया है। मैग्नोलिया लकड़ी के द्वारा इस उपग्रह का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष स्पेस जो डेब्रिस है, अंतरिक्ष मलबा है, उसको कम करना। अब हम लोग चलते हैं आगे। लिग्नोसैट के बारे में देख लिया हम लोगों ने। जापान के द्वारा विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह बनाया गया और स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के तहत उसको लॉन्च कर दिया गया। बस अब हम लोग चलते हैं आगे यूरोपा क्लिपर मिशन की तरफ। यूरोपा क्लिपर मिशन 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर मिशन, ये भाई साहब भेज दिए गए यूरोपा क्लिपर मिशन। ठीक है, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है और नासा का ऐसा पहला मिशन है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया पर अध्ययन करेगा। अब बात ये हुई कि यूरोपा को पे भेजा गया और यूरोपा के महासागर का अध्ययन करने के लिए इन्हें तैयार किया गया। तो ये क्या करेंगे? यूरोपा में महासागर का अध्ययन करेंगे। तो नासा का पहला ऐसा मिशन है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया का अध्ययन करेगा, यानी ये यूरोपा में जाके वहाँ के महासागरों को देखेंगे। अब फ्लोरिडा स्थित फाल्कन हैवी रॉकेट। अब देखो कहाँ जाना था हमें जाना था पृथ्वी की कक्षा से बाहर। पृथ्वी की जो कक्षा है उस कक्षा को छोड़ के हमें जाना था बाहर। किसकी कक्षा में प्रवेश करना था? बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करना था। कौन सा स्पेस लगा हमें? फाल्कन 9 लगा के हैवी लगा? हैवी लगा। क्यों? आपको पता है तरीका। अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह तक ये पहुंचेगा और फिर अपने मुख्य मिशन के दौरान 49 बार यूरोपा से, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मिशन क्लोजिंग 2034 में है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा का विस्तृत सर्वेक्षण करेगा, ये सब तो करेगा। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान देख लो। यूरोपा क्लिपर पर एक रोबोटिक सौर ऊर्जा चालित अंतरिक्ष यान है। यह अपने साथ 9 वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया है। इस अंतरिक्ष यान का आकार एक बास्केटबॉल के आकार के समान है। देखो इतना बड़ा, देख रहे हो? ये इसका कोट पूरा बास्केटबॉल बना दिए। पोलारिस डॉन मिशन। अब पोलारिस डॉन मिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो पोलारिस डॉन मिशन है ये क्या काम कर रहा है। 10 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के बीच में पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया। जेरेड इसाकमैन द्वारा वित्त पोषित शिफ्ट फॉर पेमेंट्स इंक इसको क्या कर रहा है? वित्त पोषित कर रहा है। पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक इसके माध्यम से संपन्न हो गई। पोलारिस डॉन मिशन क्या है? ये पोलर ओलर पे नहीं जा रहा है, नहीं तो आप सोचो कि पोलर पे जा रहा है। पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक इसने संपन्न की है फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। अब आपको पता है अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाना तो फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग कर दिया गया। पोलारिस डॉन मिशन पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला मिशन था। इस मिशन के तहत 4 सदस्यीय नागरिक दल अंतरिक्ष में भेजे गए। जेरेड इसाकमैन मिशन कमांडर थे, स्कॉट पोटीट थे, साराह गिलिस थी मिशन विशेषज्ञ जिन्होंने वहां पर एक थीम बजाई थी, रे थीम बजाई थी उन्होंने। ठीक, स्टार वॉर्स एक मूवी है, उसकी रे थीम इन्होंने बजाई थी। ठीक, अन्ना मेनन अंतरिक्ष में निर्वात की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने में स्पेस एक्स द्वारा निर्मित EVA स्पेस सूट ने अंतरिक्ष यात्रियों में मदद की। ठीक है, चलो उसको छोड़ो। इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की। ये चीज आपको याद रखना है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त की थी? 1408.1 किलोमीटर। आरओ में पूछ लिया था ना उसने, भारत का जो दिसंबर तक कितना है, $640.3 मिलियन था।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1408.1 किलोमीटर की उड़ान इन्होंने भरी थी। इस मिशन का नाम पोलारिस तारामंडल के नाम पे रखा गया है। ये कुछ इस तरीके से तारा दिखता है, ठीक है। जैसे हम लोग सप्तऋषि होते हैं ना, सप्तऋषि की तरह, सप्तऋषि की जब सीध में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ध्रुव तारा दिखता है। तो ध्रुव तारा को ही पोलारिस बोला जा रहा है, ठीक। तो पोलारिस तारामंडल के नाम पर रखा गया है। तीन सितारों का एक तारामंडल है जिसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। यहाँ पे ये फोर्स अवेकन्स की एक रेज थीम बजाई थी इन्होंने, ठीक। सोलर ऑर्बिटर, अब हम लोग देखते हैं सोलर ऑर्बिटर के बारे में। सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का संयुक्त मिशन है। तो ये आपको याद रखना है, ESA प्लस नासा। और इस मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च हो गया था। अब इसने सूर्य के पास जाकर तस्वीरें ले ली, तो इसलिए ये इस चर्चा में आया था। तो इसमें केवल आपको याद रखना है किसका मिशन है, ये ESA और नासा का संयुक्त मिशन है, ठीक। और ये सोलर या सूर्य की तस्वीरें लेने के कारण अभी चर्चा में रहा। अब हम लोग इसरो के मिशन देख लेते हैं। पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण ये सफल हो गया, IADT-1। इसको क्या बोला जा रहा है, IADT-01। ये सफल हो गया। इसमें क्या किया गया, गगनयान में क्या किया जाना है। देखो आप इस मिशन को आराम से समझो, आहिस्ता से समझो। गगनयान कार्यक्रम क्या है, गगनयान कार्यक्रम है कि भैया हमें अपनी अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ पे भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, स्वयं की क्षमता के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजना है। अब ये परीक्षण क्या करेगा, ये परीक्षण यही काम तो करेगा कि हम पैराशूट आधारित, जब हम गगनयान से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर भेजेंगे तो वापस भी बुलाना होगा, और जब वो वापस आएंगे तो पैराशूट आधारित मंडन प्रणाली के माध्यम से उन्हें धरती पर उतारा जाएगा। तो धरती पर उतारे जाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रविधियाँ चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो, नुकसान ना हो, कल्पना चावला जी वाला एक्सीडेंट ना हो। ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें वो सारी तरकीबें लगानी होगी ताकि हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस आएँ। तो इसके लिए एक परीक्षण हुआ पैराशूट आधारित मंडन प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि पैराशूट आधारित मंडन प्रणाली के सिस्टम स्तरीय योग्यता निर्धारण में मंडन प्रणाली को शामिल करते हुए कृत्रिम जो क्रू मॉड्यूल होता है एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके गिराया जाता है। अब ये हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया, हेलीकॉप्टर से इसको पटका गया। अब पटकते हुए क्या हुआ कि अब ये क्या करेगा, धीमे धीमे अपना जो पैराशूट होगा इस पैराशूट को ओपन करने की कोशिश करेगा, और अगर पैराशूट का ओपन करके ये सुरक्षित यहाँ पे लैंड हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा परीक्षण सफल हुआ, और यही परीक्षण सफल हो गया। पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण, वायु से कुछ, हवा से कुछ छोड़ा गया और वो आराम से उसने खुद के पैराशूट को खोल लिया और आराम से उसकी लैंडिंग हो गई। ये था परीक्षण। अब रॉकेटरी कैसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता, ये देख लो, रॉकेटरी कैसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता। स्टूडेंट प्रतियोगिता में किया क्या जा रहा है कि भारत के जो छोटे छोटे शहर गांव या कस्बे, यहाँ पे भाई टैलेंट की कमी तो है नहीं, तो भारत के जो छोटे छोटे इलाके हैं यहाँ पर हमारा टैलेंट नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पे बच्चों के टैलेंट को निखारा नहीं जा पा रहा है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि इसरो अपने रॉकेट परीक्षण के माध्यम से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर वैज्ञानिकता का विकास करने के लिए, अंतरिक्ष तकनीक में उन्हें जागरूक करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं की जा रही हैं ताकि वह अंतरिक्ष क्षेत्र में आने की तरफ उत्सुक हों। ये कुल मिला के मामला था। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और ये पूरे भारत में आयोजित की जा रही है। इसका संचालन कौन कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें सहयोगी कौन है, इन स्पेस थर्सटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसरो। इसरो इसमें सहयोगी की भूमिका में है, ना कि संचालन की भूमिका में। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसका संचालन कर रही है। अब कहाँ से, पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड परीक्षण किया गया। 15 किलोग्राम वजन वाले एक मॉडल रॉकेट का उपयोग करके रॉकेट आधारित पेलोड परीक्षण किया गया और दिखाया गया बच्चों को, ठीक। तो देश भर के विद्यार्थी अब क्या करेंगे, मॉडल रॉकेट और पेनसेट बनाएंगे, प्रक्षेपित करने का उन्हें अवसर दिया जाएगा कि हम आपके रॉकेट और जो आप पेलोड बनाओगे उनको हम लोग प्रक्षेपित करेंगे अंतरिक्ष में आपके नाम पर। तो बच्चे क्या करेंगे, अब उत्साहित होकर बच्चे देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए लगभग 900 लघु उपग्रहों का परीक्षण करने की योजना इसमें की गई है, ठीक। यहाँ पे ये पैराशूट वाला आ गया फिर से कि ये सफल लैंडिंग हो गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रयान 5 का लूपेक्स मिशन, ठीक। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन वित्तीय मंजूरी उसको मिल गई है, उद्घोषणा 16 मार्च को हो गई है। भारत और जापान का साझा चंद्र मिशन था ये, आई थिंक 2024 के जो PCS परीक्षा थी उसमें आया भी था। जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा रोवर बनाया जा रहा है और लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया जा रहा है। अभी इसमें मंजूरी इसको मिल गई है।
इस मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार वाले क्षेत्रों के आसपास रोवर उतारकर जल बर्फ की खोज एवं इन सीटू विश्लेषण किया जाएगा। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार वाले क्षेत्र में उतारा जाएगा और वहां की जल बर्फ की खोज को देखा जाएगा, परखा जाएगा। चंद्रयान 4 क्या है? भारत का प्रस्तावित चौथा चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्रित करके वापस लाना। तो ये क्या करेगा? मिट्टी पत्थर के नमूने एकत्रित करेगा और वापस आ जाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि जल बर्फ की खोज कर रहा है और पता चला वो रोवर उतर रहा है, ये सब नहीं करेगा। ये लूनर सैंपल रिटर्न अभियान है, सैंपल लेगा और वापस आ जाएगा। 2027-28 के दौरान इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है इसरो। अब GSLV F-15 NVS-2 मिशन क्या है? इसरो ने अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा नेविगेशन उपग्रह 2 का परीक्षण किया, जो भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली नाविक के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा था। रॉकेट द्वारा उपग्रह भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित कर दिया गया। GSLV की 7वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोजेनिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस इतना याद रखना है कि 100वें मिशन का जो लॉन्चिंग है वो कौन से रॉकेट से किया गया? GSLV F-15 द्वारा, ठीक। और NVS-02 के द्वारा NVS-2 जो उपग्रह है उसको यहाँ पर भेजा गया अंतरिक्ष में। यह प्रमोशन कहाँ से हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित दूसरे प्रमोशन पैड से हुआ। अब वो क्या कर सकता है? खेला कर सकता है। उसको एक चीज़ मिल गई यहाँ पे, द्वितीय प्रमोशन पैड। अगर एग्जामिनर यहाँ सजग होगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा कि द्वितीय प्रमोशन पैड की जगह कर देगा प्रथम प्रमोशन पैड, और आप यहाँ पर ध्यान दोगे नहीं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि जो इसरो का 100वां मिशन है वो द्वितीय प्रमोशन पैड से लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। अब ये होता कैसे है इसके बारे में आप बाद में देख लेना। देश की उपग्रह नेविगेशन क्षमताओं को मजबूत करना इसका काम है। नाविक का कवरेज देख लो, 1500 किलोमीटर तक के फैले क्षेत्र को समाहित करना। और नाविक दो तरह की, देखो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक। यानी भारत और भारत के आसपास का जो क्षेत्र है 1500 किलोमीटर का, उसको ये समाहित करता है। मानक स्थिति सेवा आम जनता हेतु दी जाती है और प्रतिबंधित सेवा संवेदनशील सेवा होती है जो सैन्य विशिष्ट उपयोगकर्ता हेतु प्रदान की जाती है। तो नाविक का केवल कवरेज आपको याद रखना है कि भारत और उसके आसपास का 15 किलोमीटर तक का क्षेत्र। विश्व के अन्य देशों में संचालित नौवहन प्रणाली और उपग्रह देख लो आप, जैसे GPS है, ठीक। यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे पहुँच गया, गलत जगह पे पहुँच गया ये। अमेरिका का GPS वर्तमान में 30 से अधिक या 31 इसमें सैटेलाइट हैं। चीन का बाइडू है जिसमें 35 सैटेलाइट हैं। रूस का ग्लोनास है जिसमें 24 सैटेलाइट हैं। जापान का QZSS है जिसमें 7 सैटेलाइट हैं। भारत का नाविक है जिसमें 7 सैटेलाइट हैं, 4 जियो सिंक्रोनस में और 3 जियो स्टेशनरी में। तो सिंक्रोनस में 4 हैं और जियो स्टेशनरी में 3 हैं। ये चीज़ आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख लेनी है। विश्व के अन्य देशों में संचालित नौवहन प्रणाली। GPS देख लो, GPS क्या काम कर रहा है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक अंतरिक्ष आधारित रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसका स्वामित्व तो अमेरिकी सरकार के पास है। ये याद रखना है आपको, अमेरिकी सरकार के पास है इसका स्वामित्व। नहीं तो आप सोचो कि इसका स्वामित्व नासा के पास होगा या नासा इसको संचालित कर रहा होगा। नहीं, नासा संचालित नहीं करता है, इसको संचालित करता है संयुक्त राज्य वायुसेना, ठीक। जो अमेरिका की जो संयुक्त राज्य वायुसेना है USAF, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह दुनिया भर में 24x7 मीटर स्तर की सटीकता से त्रिआयामी स्थिति और 10 नैनो सेकंड के स्तर तक समय का सटीक पता लगा लेता है। अब ये काम कैसे करता है? आप ये देखो, इसका काम देख लेते हैं कैसे काम करता है आखिर GPS। जैसे मान लीजिए ये आपकी प्यारी धरती माता है, ठीक। अब इन धरती माता के कहीं कोने पे आप यहाँ पे स्थित हो, ठीक। आप यहाँ पे मान लो स्थित हो। अब यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है और एक यहाँ पे सैटेलाइट लगा हुआ है, ठीक। अब ये सैटेलाइट क्या करेंगे कि इस सैटेलाइट ने अपना इस तरीके से बनाया पैटर्न, एक इसका पैटर्न होगा, उस पैटर्न के हिसाब से देखा कि एक व्यक्ति यहाँ पे। अब दूसरे सैटेलाइट ने अपना जो संचालन है वो किया, तो ये आप यहाँ पे आ गए। तो अब इन दो सैटेलाइट के हिसाब से आप या तो इस स्थान पे हो या इस स्थान पे हो। आपको पता है कि आप इस स्थान पे हो, मैंने मान के पहले बता दिया कि आप इस स्थान पे हो, लेकिन अभी सैटेलाइट को नहीं पता कि आप कौन से स्थान पे हो। इसीलिए ये तीसरे सैटेलाइट का प्रयोग करेंगे और जो तीसरा सैटेलाइट होगा वो क्या करेगा? वो भी अपना एक ऐसे चाप लगाएगा और जहाँ पे तीनों सैटेलाइट आपस में मर्ज हो जाएंगे वहाँ पे आपकी लोकेशन को ट्रैक कर दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति की 2 आयामी स्थिति का पता लगाने के लिए कितने सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है? 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, 3 सैटेलाइट, ठीक। 3 सैटेलाइट के बिना किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन का पता किया ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, अगर हमें
थ्री आयामी 3D अगर इस इमेज पता करनी हो कि भाई कितनी ऊंचाई पे खड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक चौथे सैटेलाइट का यूज करना पड़ेगा जो ये मापेगा कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो कितनी ऊंचाई पर है। तो 4 सैटेलाइट 3D जो वो होती है इमेज या 3D जो क्या बोलते हैं लोकेशन पता करने के लिए हमें 4 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये इस तरीके से जीपीएस काम करता है। चलिए, और एक बात और, पूरे विश्व का अगर हमें मानचित्र बनाना है, मानचित्रण करना है, तो कम से कम कितने सैटेलाइट ज़रूरी हैं? 24 से 27 सैटेलाइट ज़रूरी होते हैं पूरे विश्व का मानचित्रण करने में, या पूरे विश्व को 24x7 अगर आपको वहाँ की लोकेशन ट्रैक करनी है तो कम से कम 24 से 27 सैटेलाइट आपको चाहिए पड़ेंगे, तब आप किसी एक पूरी धरती का मानचित्रण कर सकते हो। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भारतीय डॉकिंग सिस्टम जिसको बोला जा रहा है PSLV C60 स्पेसडेक्स मिशन, ये सफल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि SDX1 ये है चेजर है और SDX2 टारगेट है। तो जो 02 है वो है टारगेट, ये टारगेट दूसरे को टारगेट किया गया है और पहले को क्या बनाया गया, चेजर बनाया गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से मामला हो रहा है, जैसे ये आपकी धरती है, ठीक। अब इस धरती के बाहर एक, मान लो यहाँ पे हमने एक उपग्रह सेट कर दिया। अब ये उपग्रह क्या है, ये उपग्रह लगातार परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है इसी कक्षा में। अब बात ये है कि जैसे मान लो इस उपग्रह में कोई खराबी आ गई, अब हमें इस उपग्रह को ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर हैं, हम ISS के ऊपर निर्भर हैं, हम नासा के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से परीक्षण किया कि जैसे मान लो एक उपग्रह है, ये जा रहा है यहाँ पे, दूसरा जा रहा है यहाँ पे, ये चेजर है, मान लो ये 01 क्या है चेजर और 02 है टारगेट। अब ये जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक। और ये क्या करेगा, ये डॉक कर लेगा, इसको पकड़ लेगा और पकड़ के इससे चिपक जाएगा, और चिपक के जैसे मान लो इसमें कोई खराबी होगी तो खराबी को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। और खराबी को ठीक करने के बाद स्पेस डॉकिंग मिशन क्या है, डॉकिंग प्लस अनडॉकिंग। डॉकिंग इज नॉट अबाउट ओनली डॉकिंग, डॉकिंग प्लस अनडॉकिंग, मतलब दूसरे उपग्रह से अपने आप को जोड़ना और उससे अलग हो जाना, ये दोनों प्रक्रियाएं इस मिशन में सफल हुई हैं स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में PSLV 60 स्पेसडेक्स मिशन के तहत, ठीक। पहले उपग्रह ने क्या किया, पहले उपग्रह ने चेज किया दूसरे उपग्रह को और उससे संलग्न हो गया, दूसरा उपग्रह उससे संलग्न हो गया, और संलग्न होने के बाद इसमें जो भी प्रक्रियाएं, जो भी इन्हें प्रक्रियाएं करनी थी या जो भी अपने क्या बोलते हैं रिसर्च वगैरह करनी थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट देखने थे, साइंटिफिक रिसर्च करनी थी, करने के बाद क्या किया, इसने इसको वापस छोड़ दिया और फिर से वापस अपनी कक्षा में घूमने लगा और ये अपनी कक्षा में घूमने लगा। इस तरीके से ये पूरा मिशन सफल हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा कोई उपग्रह अंतरिक्ष में ख़राब हो गया तो हम उसको ठीक करने के लिए एक क्या भेज देंगे, एक ऐसा उपग्रह भेज देंगे जो क्या करेगा, जो इससे डॉक हो जाएगा, डॉक करके इसे ठीक कर देगा। स्पेस डेब्रिस वाला जो सिस्टम है ना, वो दुनिया में कम होने लगेगा। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। और ISS में अगर हमें जाना है, खुद का अपना अंतरिक्ष ISS बनाना है, तो ISS तो एक जगह पे घूम रहा है ना, ये स्थिर है ना ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक जगह स्थिर थोड़ी है, घूम रहा है पूरी चारों तरफ पृथ्वी के, ये पृथ्वी है जी, चारों तरफ अंतरिक्ष स्टेशन घूम रहा है। तो इससे संलग्न होने के लिए भी तो हमें भैया डॉकिंग और अनडॉकिंग आनी चाहिए। जब हम इससे संलग्न होंगे तो डॉकिंग बोला जाएगा, और जब इससे अलग होंगे, विलग होकर फिर वापस आएंगे तो उसको अनडॉकिंग बोला जाएगा। तो डॉकिंग अनडॉकिंग हमें ज़रूरी है अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए, चूँकि हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम डॉकिंग और अनडॉकिंग जो प्रक्रियाएँ हैं उन पर महारत हासिल कर लें। तो स्पेसडेक्स अंतरिक्ष यान UR राव उपग्रह केंद्र URSC बेंगलुरु द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, UR उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा ये डिजाइन किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। PS4, ये आप लोग इसमें देख लेना कि इसका लक्ष्य ये सब नहीं है, ये सब लक्ष्य किसके थे, ये सब लक्ष्य आपके थे जो हमारा लूनेक्स या जो चंद्रयान 5 गया है उसके, ठीक। तो ये चीज़ आप याद मत रखना, ठीक। और ये चीज़ आपको याद रखना है ज़रूरी, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी में संपन्न दुनिया का चौथा देश बन गया 16 जनवरी 2025, ठीक। तो भारत को सफलता प्राप्त होगी 16 जनवरी 2025 को, उसने डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों सही से कर ली। अब पोएम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, अब आपको इसमें समझ में नहीं आता होगा इसमें कौन सी कविता कही जा रही भैया, कविता अविता नहीं कही जा रही इसमें, कुछ इसमें कविताएं हो ही नहीं रही हैं। इसमें क्या होता है देखो, आपने जैसे देखा होगा
एक मिनट रुकिए। आपने देखा कि एक अंतरिक्ष यान है, मान लो ये इस टाइप से, ये एक रॉकेट है, ठीक। अब रॉकेट का पहला चरण होगा, चरण 1, ठीक, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। 4 चरण होते हैं रॉकेट में। अब रॉकेट के चरण 1 में क्या होगा, चरण 1 खत्म हो गया, पानी में डूब गया, समंदर में कूदा दिया इसको। चरण 2 हो गया, पानी में डूब गया, खत्म। चरण 3 हो गया, पानी में डूब गया, खत्म। क्योंकि ये सारी जो प्रयोग हैं, चरण 1, 2, 3, जब एक रॉकेट छूटता है तो चरण 1, 2, 3 क्या हो जाते हैं, कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, धरती की कक्षा या करमान रेखा के पहले ही खत्म हो जाते हैं, अंतरिक्ष में पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम एक बार अंतरिक्ष में पहुंच गए तो भैया वो चरण जो 4 होगा, जो चौथा चरण होगा, चौथे चरण से क्या होता है, ये जो चौथा चरण है इसमें ये जो इस तरीके से बना हुआ है ये ओपन होता है, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। इस तरीके से ये ओपन हो गया। अब ओपन होकर इसमें अंदर जो ये ऐसे इस तरीके से एक ये मशीन लगी होगी, ठीक, और दूसरा उपग्रह होगा। तो उपग्रह तो अपनी कक्षा में चला जाएगा, लेकिन ये भाई साहब घूमते रहेंगे, और ये भाई साहब 3 से 4 महीने ऐसे ही फर्जी घूमते रहते हैं, फर्जी घूमते रहते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है इसके बाद। तो अब क्या किया जा रहा है कि भैया ये जो चौथे चरण के बचे हुए भाग हैं जो घूम रहे हैं फालतू चौथे चरण में, पीएसएलवी का जो 4 चरण होते हैं आपको पता है, सॉलिड लिक्विड एस एल होता है ना, तो ये वाले भाई साहब हैं ये घूमते ही रहते हैं। अब इसरो वाले बोले कि भैया ये फालतू ना घूमे, इनसे भी कुछ काम लो, यही है पोयम मिशन, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। इसको पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल क्यों कहा जा रहा है ऑर्बिटल, क्योंकि ये भाई साहब अब ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये भाई साहब अब ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये धरती है, ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं भाई साहब। अब पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के खर्च चुके चौथे चरण के उपयोग को ये दर्शाता है। समझ में आ गई अब बात आपको। अब ये क्या करेगा, इन ऑर्बिट माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों को करने का अवसर दिया जाएगा। यहाँ पे वैज्ञानिक भेजे जाएंगे, वैज्ञानिकों से कहा जाएगा या फिर धरती से इसे कनेक्ट कर लिया जाएगा इसरो के सेंटर से, और कहा जाएगा कि भैया देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैज्ञानिक चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ऑर्बिट के जो माइक्रोग्रेविटी प्रयोग हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक इसका उपयोग करेंगे इसके चौथे चरण का, और इसी चौथे चरण के उपयोग को पोयम नाम दिया गया है। और कोई कविता इसमें नहीं कही जा रही है, मैं कोई भी कविता आपको नहीं सुना पाऊंगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे, आपको बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बता दिया। पोयम के माध्यम से प्रक्षेपित पेलोड मॉड्यूल्स क्रॉप्स की स्थिति करेगा। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थिति में लोबिया के बीजों को अंकुरण करने में सफलता प्राप्त हो गई है। देखो इसमें लोबिया के बीज भेज दिए थे, अब वो अंकुरित हो गए, यहाँ पे वैज्ञानिकों को पता चल गया और बात होने लगी, अरे वाह 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 वाह, यूरेका हो गया यहाँ पे। फिर पोयम 4 के माध्यम से प्रक्षेपित RRMTD। अब ये RRMTD क्या है, ये RRMTD है रीलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर, ठीक, ये मैनिपुलेटर है, रोबोटिक मैनिपुलेटर है, यानी ये रोबोटिक आर्म है एक तरीके की, जो क्या करती है, काम करती है, वॉकिंग रोबोटिक आर्म है, ठीक। यह भारत की पहली अंतरिक्ष रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो चलने की क्षमता से लैस है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये भाई साहब जो बना हुआ था ना वो पूरा संरचना, इसमें चल के देखेंगे कि अब इनके ऊपर माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग देखा जाएगा कि ये इनका माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की संज्ञा दी जा रही है। तो ये प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी गई है, ठीक। अब वो 3-4 महीने वो प्रयोगशाला काम करेगी। अंतरिक्ष में एमिटी प्लांट प्रायोगिक मॉड्यूल, एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि एक स्पिनेशिया ऑलरेशिया मॉडल विकसित किया। अब इसमें 2 चीज़ें की जा रही हैं, 2 चीज़ें क्या की जा रही हैं कि भैया एक तो ये जो पूरा मॉड्यूल था इसमें एक फसल भेज दी गई, ठीक, और एक फसल एमिटी यूनिवर्सिटी में लगा दी गई उसी सेम पौधे की। अब उसका विकास देखा जा रहा है कि भैया पौधा कितना विकास कर रहा है, जो पादप कैलस है, पादप कैलस कितना विकास कर पा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से LED का उपयोग इसमें किया जा रहा है, ठीक, यहाँ पर कि भैया LED में कितना विकसित हो रहा है, और ये भाई साहब हरा कैलस किस तरीके से मर रहा है या जी रहा है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ये प्रयोग देखे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, समानांतर किए जा रहे हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा स्पिनेशिया ऑलरेशिया मॉडल क्या है, कि एक को हम अंतरिक्ष वाली दशाओं में भेज देंगे और वहाँ पे उसको उगा के देखेंगे कि भैया कैसे उग रहा है, और दूसरे को धरती की जो स्थितियाँ हैं उन पर उगा के देखेंगे कि भैया उनके ऊपर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, यदि हरा कैलस मर जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, ठीक है, इसको छोड़ो, उससे पता लग जाएगा आसानी से कि मर गया।
PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन, PSLV की 61वीं उड़ान और PSLV XL की 26वीं उड़ान। प्रोबा प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। प्रोबा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के IOD कक्षा में, इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन कक्षा में मिशनों की एक श्रृंखला है। अब प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन भी है, ठीक। तो प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन भी है और अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप याद मत रखना, ये सारी चीज़ें आपके इस मटेरियल की नहीं है। यहाँ पे प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत 2 अंतरिक्षयान शामिल हैं, कोरोनाग्राफ अंतरिक्षयान और ऑल्टर अंतरिक्षयान, ठीक। ये दोनों उपग्रह एक साथ मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए लगभग 150 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे। तो कुल मिला के आपने एक चीज़ जान ली कि जो प्रोबा मिशन है, प्रोबा मिशन का मूल काम क्या है कि सौर कोरोनाग्राफ का तैयारी, यानी सौर के या सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है ना, इस तरीके से जो बाहरी आवरण दिखता है जब सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो जो बाहर का पार्ट दिखाई पड़ता है उसको हम कोरोना बोलते हैं, सूर्य का कोरोना। उसका अध्ययन करने के लिए ये भेजा गया है प्रोबा मिशन, प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी के अंतर्गत, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं आगे NSIL GSAT-N2 मिशन, ठीक। अब यहाँ पे ये फिर से रिपीट हो गया, तो ये चीज़ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़नी है। GSAT-N2 की मिशन अवधि 14 वर्ष है, बस ये याद कर लो, 14 साल इसकी मिशन अवधि है कुछ। और कैप कैनवल स्पेस फोर्स स्टेशन फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये भेजा गया। GSAT-N2 एक 4700 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह है, ठीक। तो GSAT-N2 के बारे में आप 2-3 चीज़ याद रख लो कि ये भारत से नहीं भेजा गया, क्योंकि भारत के पास अभी इतने जो हैवी रॉकेट हैं भेजने की क्षमताएं अभी नहीं आई हैं। फाल्कन 9 से भेजा गया GSAT, फिर ये 4700 किलोग्राम का है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक। और इसकी मिशन अवधि 14 वर्ष है, यानी ये एक बार अपनी कक्षा में स्थापित हो गया तो 14 वर्ष उसी कक्षा में स्थापित बना रहेगा। ये चीज़ आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करनी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। के बैंड, इसमें के बैंड का यूज किया जाएगा। तो के बैंडों की एक श्रृंखला होती है जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है और उसमें क्षमता कितनी है डेटा कैरी करने की क्षमता कितनी है। तो ये जो बैंड वगैरह होते हैं इनकी बैंडविड्थ होती है और वो इस बात को इंगित करती है कि वो कितनी क्षमता से लैस हैं। जितनी ज़्यादा उसकी बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डेटा कैपेसिटी होगी। GSAT-N2 NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है। ये भी आपको याद कर लेना है कि NSIL का प्रथम मांग प्रेरित उपग्रह मिशन GSAT-24 था जो 2022 में भेजा गया था, और ये GSAT-N2 NSIL का दूसरा मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है। यानी मांग प्रेरित का मतलब क्या होता है, किसी मांग से उत्प्रेरित, यानी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड के कारण हम ये मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। न्यू स्पेस NSIL का मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या काम करती है, देखो एक है इनस्पेस और एक है एंट्रिक्स और एक है NSIL। ये सारे काम क्या करते हैं, ये सारे काम करते हैं कि जैसे भारत को किसी देश से सहायता प्राप्त करनी है तो भारत इनके माध्यम से सहायता प्राप्त करता है, और अगर किसी देश को भारत से मिशन भिजवाने होंगे तो वो एंट्रिक्स की मदद लेगा या NSIL की मदद लेगा या इनस्पेस की मदद लेगा। इनस्पेस जो खासतौर पे मदद करता है वो भारतीय स्टार्टअप्स को करता है, ठीक। और एंट्रिक्स जो विदेशी एजेंसियां होती हैं, जो नासा वगैरह हो गए या फिर ESA हो गए, इनको मदद करती हैं। अगर एंट्रिक्स नासा को कोई अपना मिशन लॉन्च करवाना है वो कहाँ पे बात करेगा, वो एंट्रिक्स से बात करेगा या वो NSIL से बात करेगा। लेकिन इनस्पेस भारतीय स्टार्टअप्स को मदद करेगा और NSIL क्या करेगा, जो भारतीय स्टार्टअप हैं भारतीय स्टार्टअप्स को तकनीकी सहयोग करेगा। तो ये सारे काम NSIL एंट्रिक्स वगैरह के होते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ, लेह लद्दाख से लॉन्च हुआ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र गुजरात स्थित आकाश स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे का एक संयुक्त मिशन है। तो देखो अजीब अजीब नाम है, तो आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस IIT बॉम्बे याद रखो, क्योंकि लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे, आकाश स्पेस स्टूडियो गुजरात, ये तीनों इस मिशन में संलग्न हैं। पृथ्वी से बाहर के किसी अंतर्ग्रही स्थान के समान परिस्थितियों का इसमें अनुभव कराया जाएगा। अब चूंकि हम लोगों को भेजना है अपने यात्री गगनयान के माध्यम से 3 अंतरिक्ष यात्री भेजने हैं, कहाँ पे, अंतरिक्ष में, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से उनकी तैयारी करवानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी जगह हम लोगों ने खोजी, लद्दाख ऐसी जगह मिली हमें जो क्या करती है, जो ऐसी परिस्थितियां विकसित करती है कि जो अंतर्ग्रही स्थान के समान परिस्थितियां बन जाती हैं। जैसा किसी इंटरस्टेलर प्लेस पे होता है, 2 ग्रहों के बीच की जो जगह होती है, वैसी जगह का अनुभव हमें धरती के कुछ क्षेत्रों पे मिलता है जो भारत में कहाँ पे, लद्दाख में। तो लद्दाख का पर्यावरण मंगल और चंद्रमा की सतहों से मेल खाता है, इसीलिए यहाँ पर ये सारे अनुभव करवाए जा रहे हैं लेह लद्दाख में। और नीमो, नासा द्वारा प्रदत्त एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, नासा
एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। तो इसका मिशन का नाम क्या है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है, नीमो। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम है नीमो, ठीक। नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। तो इसमें सहयोग कौन कर रहा है, नासा का भी इसमें सहयोग है, नासा भारत का सहयोग कर रहा है इस मामले में। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन, अब ये तो समर्थन करेंगे ही। मिशन शक्ति सेट, चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स द्वारा आरंभ की गई एक वैश्विक पहल है मिशन शक्ति सेट। अब इसमें क्या किया जा रहा है, 14 से 18 आयु वर्ग के हाई स्कूल की छात्राओं को ध्यान रहे आपको, छात्राओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पेलोड विकास और अंतरिक्ष यान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और प्रशिक्षण किसे दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा 14 से 18 आयु वर्ग की हाई स्कूल की छात्राओं को दिया जाएगा। और चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स इंडिया द्वारा इस पहल को प्रारंभ किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ये क्या है, ये गलत, ये वाला मामला गलत हो गया, ये वाला मामला सही है। 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक। तो ये केवल और केवल भारतीय बच्चियों के लिए नहीं है, ये दुनिया भर की बच्चियों के लिए है, वैश्विक पहल है, इसीलिए क्या है, वैश्विक पहल, ठीक। तो ये केवल भारतीय बच्चों के लिए नहीं है, 108 देशों की 12,000 बालिकाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस मिशन के तहत वर्ष 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, ठीक। तो 108 छात्राएं भारत आकर ये पेलोड का विकास करेंगी 108 देशों की। तो एक देश से एक छात्रा का चयन किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में देख लो, प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण 2028 में किया जाएगा, ठीक। वर्ष 2035 में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग डॉकिंग अनडॉकिंग वाला काम कर रहे हैं। तो वर्ष 2035 याद रखना है आपको। 2028 में प्रथम मॉड्यूल BHS-1 जिसको बोला जा रहा है, ठीक, तो उसका विकास कर लिया जाएगा। और यह एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा होगी, सूक्ष्म गुरुत्व का काम करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रगति, विकास, और 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परिक्रमा करेगा, जहां पर ISS भी करता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां पे क्या बनाया जा रहा है, भारत स्पेस स्टेशन। वर्ष 2040 तक भारत मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने की भी परिकल्पना कर रहा है। तो भारत की कुछ परिकल्पनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। 2025 में क्या हुआ, BHS भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 इसकी इकाई मंजूर हो गई। और BAS-1 ऑपरेशनलाइज कब होगा, 2035 में होगा। भारत अपना शुक्र मिशन कब भेजेगा, 2028 में भेजेगा। भारत मानव युक्त चंद्र मिशन कब भेजेगा, 2040 में भेजेगा। भारत अपना चंद्रयान चतुर्थ कब भेजेगा, 2027-28 में भेजेगा। ये सारे मिशन आपको याद रख लेने हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। वीनस ऑर्बिटर मिशन देख लो, 18 सितंबर 2024 को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी मिल गई, ठीक। और शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ का विकास करना वीनस ऑर्बिटर मिशन का लक्ष्य है, ठीक। इसमें शुक्र ग्रह का ये परिव्यय राशि 1236 करोड़ रुपए है। बस शुक्र ग्रह भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा, मेरे ख्याल से 2028 में भेजा जाएगा। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक। अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान को 18 सितंबर 2024 को स्वीकृति मिल गई। और इसकी नीति भार क्षमता यानी पेलोड उठाने की जो क्षमता होती है, ठीक, जो यान होता है, जो जहाज होता है, ठीक, या फिर जो रॉकेट होता है, रॉकेट के साथ में जो भी कंपोनेंट, रॉकेट के जो वजन है, रॉकेट का वजन है, उसको छोड़ के जो भी चीज़ें रॉकेट के ऊपर रखी जाती हैं अंतरिक्ष में भेजने के लिए या मिशन उद्देश्य के लिए जो भी चीज़ें लादी जाती हैं, उन सबको रॉकेट का पेलोड कहते हैं, पेलोड क्षमता, ठीक। तो इसकी पेलोड क्षमता LBM-3 से 3 गुनी अधिक होगी। LBM मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इससे 3 गुना अधिक होगी NGLV की नीति भार क्षमता। NGLV पृथ्वी की, और पता है LBM-3 की नीति भार क्षमता कितनी है, आई थिंक इसकी नीति भार क्षमता 400 टन के लगभग है, ठीक, सॉरी 4 टन के लगभग है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 4 टन, अब ये 12 टन उठा देगा। NGLV पृथ्वी की निम्न कक्षा में अधिकतम 30 टन वजनी नीति भार को स्थापित करने में सक्षम होगा, ठीक। इसका पुनर्प्रयोग भी संभव है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका पुनर्प्रयोग भी संभव है और NGLV की नीति भार क्षमता भी अधिक है इससे, और अधिक वजनी उपग्रहों को ये पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता रखता है। अब ये 8 वर्ष में पूर्ण होगा, बस ये इतना याद कर लो, 8 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य, ठीक, 8 वर्ष, 96 माह या 8 वर्ष। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा मिशन देख लो आप। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह क्या है, स्कॉट। ये क्या है, स्कॉट क्या है, निगरानी उपग्रह है। स्कॉट क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, इसका पूरा नाम क्या है, स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर कैमरा ट्रैकिंग,
ठीक, तो निगरानी उपग्रह है ये भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह सूर्य समकालिक निम्न पृथ्वी कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट से ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया स्टार्टअप दिगंतरा ने। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। कौन से स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है निगरानी उपग्रह से? स्टार्टअप दिगंतरा। ठीक, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्षमताओं में वृद्धि होगी इससे, और ये अंतरिक्ष मलबे को भी पहचान के ट्रैक करेगा और पृथ्वी की कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों एवं मलबों की निगरानी के साथ अंतरिक्ष दशाओं के आकलन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। पिक्सल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई देख लो। तो फायरफ्लाई क्या कर रहा है? फायरफ्लाई समूह के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह सूर्य समकालिक निम्न कक्षा में स्थापित कर दिए गए। ठीक, और ये भी फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के अंतर्गत। तो अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह ये भी पिक्सल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? फायरफ्लाई है। और भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब ये सब वही सब करेंगे, धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर, ये सब। विश्व में पहली बार पुनर्प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, रूमी जिसका नाम दिया गया। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? थिरुवंथई से किया गया। थोड़ा देख लो। द मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अन्नादुरई, श्री अन्नादुरई UR राव उपग्रह केंद्र के जो पूर्व निदेशक हैं उनको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थिरुवंथई और मिशन रूमी विश्व में पहला पुनर्प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था। सभासार AI टूल क्या है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सभासार AI टूल को लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा? ग्राम सभा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग में स्वतः ही बैठक के कार्यव्रत तैयार करेगा, अपने आप मीटिंग के कार्यव्रत तैयार कर लेगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है सभासार AI टूल? ग्राम सभा की बैठकों से। और ये क्या है? एक AI टूल है जो अपने आप बैठकों की मीटिंग को तैयार कर लेगा। भाषणी प्लेटफॉर्म से ये जुड़ा हुआ है और 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। हाल ही में इसे त्रिपुरा में शुरू किया गया। तो सभासार AI टूल त्रिपुरा सबसे पहले शुरू किया गया। यहाँ पे कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, ये क्या करेगा? ग्राम सभा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगा। यशोदा AI क्या है? इंडिया का बिगेस्ट AI लिटरेसी मूवमेंट है। तो यशोदा AI के बारे में आप याद रख लेना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया AI साक्षरता अभियान है, जिसका पूरा नाम क्या है? योर AI सखी फॉर शेपिंग होराइजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। तो वुमेन के लिए AI एम्पावरमेंट करने के लिए यशोदा AI का प्रयोग राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है। रुद्रास्त्र क्या है? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक, तो रुद्रास्त्र एक AI एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ये इसका परीक्षण हुआ उत्तर प्रदेश के चंदौली के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। बस आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? रुद्रास्त्र। इसका परीक्षण हुआ और ये कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर प्रदेश के चंदौली गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक। पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी, बस आपको यही याद रखना है कि महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी है, महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी है। और बड़धमना गांव। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक बड़धमना गांव याद रखना है और महाराष्ट्र याद रखना है। तो महाराष्ट्र, बड़धमना गांव और मिशन बाल भरारी के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया था। तो पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित आंगनबाड़ी। एल कैपिटन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो ये क्या कर रहा है? अमेरिका में विश्व का हैम्बर्ग अमेरिका में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसकी सूची जारी की गई, जिसमें एल कैपिटन ने पहला स्थान हासिल किया। रैंकिंग लिनपैक बेंचमार्क पर आधारित होती है, जो पेटाफ्लॉप्स में स्पीड को मापता है। वर्तमान 65वीं जो रिपोर्ट है उसमें एक्जा स्केल कंप्यूटिंग गणनाओं का भी विस्तार प्रदर्शित किया गया। एक्जा स्केल मतलब जो 10 की घात 8 गणनाएं प्रति सेकंड करते हैं। तो एक बार में 10 की घात 18 जो गणनाएं कर देते हैं उनको एक्जा स्केल कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो 10 की घात 18 ये याद रखना। लिनपैक बेंचमार्क क्या होता है? रैखिक समीकरणों की एक सघन प्रणाली होती है। रैखिक समीकरणों की एक सघन प्रणाली है जिसमें क्या किया जाएगा? कंप्यूटर की क्षमता को मापा जाएगा कि कितनी देर में कंप्यूटर कितने सेकंड में उस गणना को कंप्लीट कर दे रहा है। तो फ्लॉप्स को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक, दुनिया में फ्लॉप को खराब माना जाता है और कंप्यूटर में सबसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जो जितना ज़्यादा फ्लॉप होता है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाता है। भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को इसमें स्थान मिला। तो आपको ये याद रखना है कि 6 सुपर कंप्यूटरों को इसमें स्थान मिल गया है, जिसमें PSAI द्रुततम है। ऐरावत PSAI सबसे ज़्यादा द्रुततम है, ये याद रख लेना आप। और PSAI से मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है ये। 162वां स्थान इसको कंबाइंड प्राप्त है। अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो 500 की रेटिंग आई, इसमें 6 टोटल सुपर कंप्यूटर भारत के हैं। 162वीं रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग है? ऐरावत की रैंकिंग है। ठीक, और ये जो 162 रैंकिंग है जिसकी, वो 8.5 पेटा फ्लॉप्स की स्पीड से काम करता है।
ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बाकी सारी चीज़ें केवल पढ़ने से आपको समझ में आ जाएंगी। टॉप जो सुपर कंप्यूटर है शीर्ष 5 एल कैपिटन है, जिसकी स्पीड क्या है 1742 या 1.742 एक्सा स्केल, ठीक, एक्सा फ्लॉप्स है। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी संयुक्त राज्य में ये लगा हुआ है और इसकी एक्सा फ्लॉप स्पीड क्या है 1.742। और अगर आपसे पेटा फ्लॉप्स स्पीड पूछी जाए तो 1742 पेटा फ्लॉप्स, ठीक। 1353 संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रंटियर ऑरोरा। देखो अब अमेरिका के 3 कंप्यूटर हैं, ऑरोरा, फ्रंटियर और एल कैपिटन। तीनों की जो स्पीड है इसकी 1.012 है, 1.012 एक्सा फ्लॉप्स है, इसकी 1.353 एक्सा फ्लॉप्स है और उसकी 1.742 एल कैपिटन की 1.742 एक्सा फ्लॉप्स है। तो केवल दुनिया में अमेरिका के पास ही ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो एक्सा फ्लॉप्स स्पीड से चल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। बाकी सारे कंप्यूटर देखो आप, कोई भी एक्सा स्केल पर पहुंच नहीं पाया है अभी तक। अर्का एवं अरुणिका नए सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। इन दोनों एचपीसी प्रणालियों को मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है। बस इतना आपको याद रखना है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं, ये देख लो आप। IUAC नई दिल्ली में लगाया गया एक GMRT पुणे में लगा दिया गया, एक एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता में लगा दिया गया। तो पुणे में GMRT तीव्र रेशियो विस्फोटों और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करेगा काम। तो तीव्र रेशियो विस्फोटों का फास्ट रेडियो बर्स्ट, इसको कौन देखेगा? फास्ट रेडियो बर्स्ट GMRT पुणे। नई दिल्ली वाला IUAC क्या करेगा? कण भौतिकी। तो कण भौतिकी में जो कॉस्मिक फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, सॉरी एटॉमिक फिजिक्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IUAC नई दिल्ली काम करेगा। और जो कोलकाता वाला ये क्या करेगा? कोलकाता वाला SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र परम रुद्र के उपयोग द्वारा भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसे अनुसंधानों को बढ़ावा देगा। ये सब इसके काम है। तो परम रुद्र, 3 परम रुद्र हैं, एक पुणे में लग गया, एक नई दिल्ली में लग गया, एक कोलकाता में लग गया। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कहाँ, किस स्थान पर परम रुद्र स्थापित नहीं किया गया है। एक आ जाए मुंबई, एक आ जाए पुणे, तो मुंबई को लगा देना। नई दिल्ली में लगा ही हुआ है, कोलकाता में लगा ही हुआ है, लखनऊ में भी नहीं है। तो नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि झिल्ली। अब झिल्ली क्या काम करती है? झिल्ली काम करती है शुद्ध करने का, कि एक चीज़ आएगी यहाँ से, झिल्ली लगी है तो झिल्ली इसको या तो जाने देगी या फिर शुद्ध करके भेजेगी, ठीक। तो झिल्ली का काम क्या है? शुद्ध करना है। तो कानपुर स्थित DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला में रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान ने क्या किया है? उच्च दबाव वाले समुद्री जल लवणीकरण के लिए स्वदेशी नैनो पोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का विकास कर लिया है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे आधारित है, जिससे समुद्री जल के लवण एवं सूक्ष्म अशुद्धियों को छानकर शुद्ध जल प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ से समुद्री जल जाएगा, समुद्री जल में तमाम अशुद्धियाँ होंगी और उन अशुद्धियों को मेम्ब्रेन के द्वारा साफ कर दिया जाएगा, फिर अच्छा वाला जल हमें प्राप्त हो जाएगा। भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम, देश की नवीनतम उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, उच्च रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन कैमरे का उसमें प्रयोग किया जाएगा। और नई दिल्ली में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया भारत पूर्वानुमान प्रणाली का। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो ये देखो आप, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर अर्का मिला था आपको, अर्का एवं अरुणिका। तो अर्का का काम होना शुरू हो गया। मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए किया था इसका विकास, तो देखो ये करने भी लगे। अर्का भारत पूर्वानुमान प्रणाली में सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो क्षेत्रीय रेजोल्यूशन को अब 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले आएगी ये, मतलब रेजोल्यूशन बहुत महीन हो जाएगा। और 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक इकाई मानकर पूर्वानुमान किए जाएंगे। यानी जैसे पूर्वानुमान करना है तो 36 किलोमीटर के क्षेत्र को ऐसे मान लिया और फिर उसमें 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर इस तरीके से बांट दिया जाएगा। और उस रेजोल्यूशन पे 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे ये मौसम की पूर्वानुमानता को देखेगा। मुख्य शोधकर्ता कौन है? पार्थ सारथी मुखोपाध्याय। अब ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद नहीं रखनी है। क्यू पाई AI, क्यू पाई AI ये क्या है? क्यू पाई AI इंडस पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को विश्व क्वांटम दिवस होता है। उसके अवसर पर 14 अप्रैल 2025 विश्व क्वांटम दिवस, उसके अवसर पर पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण हो गया। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यू पाई AI द्वारा विकसित ये क्वांटम कंप्यूटर है और इसका संचालन सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये आप हटा देना यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इसमें 25 सुपर कंप्यूटिंग क्यूबिट्स हैं जिन्हें लगभग शून्य पर संचालित किया जाता है।
याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग हब IISc बेंगलुरु, कंप्यूटिंग कहाँ हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है। कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रहा है? IIT मद्रास और CDOT में हो रहा है। सेंसर और मेट्रोलॉजी हब मेट्रो बॉम्बे, सामग्री एवं उपकरण हब IIT दिल्ली। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि जो पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है इसका अनावरण कहाँ पे हो गया है? बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप द्वारा इसका अनावरण कर दिया गया है, क्यूपाई AI द्वारा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वांटम संचार का प्रदर्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने मिलकर क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया? IIT दिल्ली और DRDO। तो क्वांटम संचार का प्रदर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समुद्रयान मिशन ROARO 2024 में 23 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। इसमें 6000 का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 6000। इसमें 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और मत्स्य 6000 नामक एक वाहन बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। तो 6000 मीटर की गहराई तक जाना है, मत्स्य 6000 वाहन है और 6000 करोड़ का निवेश डीप ओशन मिशन है, उसके अंतर्गत इसमें भी निवेश किया जा रहा है। इस मिशन में 6000 का निवेश नहीं किया जा रहा है, जो डीप ओशन मिशन है उसमें 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, उसी के अंतर्गत ये समुद्रयान मिशन बनाया गया है। ठीक, अब मत्स्य 6000 वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिक संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित और डिजाइन किया जा रहा है। तो इसको डिजाइन किसने किया है? ये देख लो, चेन्नई वाले विकसित कर रहे हैं इसको। 2026 तक इसके पूर्ण होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। अब हम लोग चलते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की तरफ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में क्या है? 7 वर्षों का मिशन है। ठीक, 7 वर्षों का मिशन है और वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2030-31 तक ये काम करेगा। परिव्यय राशि देख लो, कुल संभावित व्यय इसमें कितना होगा? 34,300 करोड़ रुपए होगा। सरकार द्वारा 16,300, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवेश 18,000 है। ठीक, तो सार्वजनिक उपक्रम 18,000 निवेश कर रहे हैं और सरकार 16,300 रुपए खर्च कर रही है, यानी सरकार कम राशि व्यय कर रही है और ये लोग ज़्यादा राशि व्यय कर रहे हैं। कुल संभावित व्यय 34,300 करोड़ हो रहा है। अब मिशन के अंतर्गत होगा क्या? 1200 घरेलू खनिज अन्वेषण परियोजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक, 2024 से 31 तक भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सौंपी जाएंगी कि भैया तुम खनिज अन्वेषण करो। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को प्रोत्साहित करने के लिए खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया और अब केंद्र सरकार को खनन पट्टे नीलाम करने का विशेषाधिकार दे दिया गया। तो केंद्र सरकार को खनन पट्टे के विशेषाधिकार का नीलाम करने का विशेषाधिकार दे दिया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 1200 घरेलू खनिज अन्वेषण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और एक परिवर्तन किया गया, केंद्र सरकार को एक शक्ति दे दी गई, विशेषाधिकार दे दिया गया कि आप खनन पट्टे नीलाम करने के लिए विशेषाधिकारी हो। 4 नए खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो पार्क पार्क कितने स्थापित किए जा रहे हैं? 1 2 3 4 4। उत्कृष्टता केंद्र मतलब टॉप केंद्र कितने स्थापित किए जा रहे हैं? 3। और कम से कम 5 महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक भंडार विकसित किए जाएंगे, यानी स्टॉक 1 2 3 4 5 महत्वपूर्ण स्टॉक स्थापित किए जा रहे हैं। अब कर्नाटक के मांड्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के मांड्या जिले के मालगिल्ला क्षेत्र में प्रारंभिक तौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा लगभग 1600 टन लिथियम संसाधन की पहचान की गई। तो कर्नाटक के किस क्षेत्र में? मालगिल्ला क्षेत्र में लिथियम संसाधन की पहचान की गई है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत क्या कर रहा है? अर्जेंटीना में लिथियम तथा ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट लिथियम परियोजना में निवेश हेतु समझौता कर रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग, भाई ये सब देख लेना, बस पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल कौन होते हैं? स्वच्छ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपरिहार्य होते हैं और उनकी उपलब्धता बहुत कम होती है। ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग दुर्लभ मृदा तत्व पे आ गए हैं। अब देखो आराम से समझना, दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं। आवर्त सारणी का समूह तीसरा पकड़ा आपने, उसमें हैं 17 धातुएं। ठीक, जिनमें लैंथेनाइट श्रृंखला के 15 तत्व हैं और स्कैंडियम और इरिडियम शामिल हैं। इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। समूह तीसरा याद रखना, कुल 17 धातुएं हैं लेकिन लैंथेनाइट श्रृंखला के 15 तत्व हैं। याद रखना ये चीज, एग्जामिनर आपको किस तरीके से धोखा दे सकता है, वो कह देगा कि लैंथेनाइट श्रृंखला के 17 धातुओं को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, गलत हो जाएगा। लैंथेनाइट श्रृंखला के 15 तत्व हैं और स्कैंडियम और इरिडियम शामिल है। ठीक, तो स्कैंडियम और इट्रियम, इसका नाम आप जरूर याद रखना, स्कैंडियम और इट्रियम। ठीक, ये प्रकृति में मध्यम रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्लभ मृदा तत्व होने का मतलब ये है कि बहुत दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मध्यम रूप से। ठीक,
बस दिक्कत क्या है कि इनका आर्थिक रूप से दोहन कठिन है, इसीलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ठीक, तो कथन कारण में अगर प्रश्न बने, तो कथन कारण में प्रश्न बनेगा तो आप ये लगा दोगे कि दुर्लभ मृदा तत्व कहे क्यों जाते हैं, ये प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। कथन हो जाएगा, कारण हो जाएगा उसका गलत। होगा क्या, आर्थिक रूप से दोहन करना संभव नहीं है, आर्थिक रूप से दोहन करना कठिन है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जा रहा है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन मौजूद है। अब बात आती है कि दुनिया में अगर बात करें हम लोग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ मृदा तत्व किसके पास है, भंडारण की अगर बात आए तो भंडारण सबसे ज़्यादा है चीन के पास, और चीन के बाद भंडारण है ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक, ये चीज़ आप याद रखो। भारत है 5वें नंबर पे, लेकिन भारत में भी अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सबसे ज़्यादा भंडारण, याद रखना, नोट कर लो, आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जो भंडारण है भारत में, आंध्र प्रदेश राज्य के पास में है। तो ये चीज़ आप याद रखना अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। लैंथेनम, सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अब आते हैं भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण के ऊपर कि भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण क्या है। भाई हरित इस्पात का मतलब क्या है, हरित इस्पात का मतलब है कि कोई जो इस्पात हम लोग बना रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, वो कम हो रहा है, इसीलिए हम उस इस्पात को हरित इस्पात कह रहे हैं। और उसी हरित इस्पात को वर्गीकृत कर दिया गया है, उसकी टैक्सोनॉमी बना दी गई है। टैक्सोनॉमी मतलब कैसे बनाई गई है, ग्रीननेस प्रतिशतता के आधार पे हमने हरित इस्पात की जो वो है टैक्सोनॉमी, उसको निर्धारित कर दिया है। एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा इसका अनावरण कर दिया गया और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने हरित इस्पात वर्गीकरण को जारी किया है। अब बात आती है कि हरित इस्पात को इस्पात के ग्रीननेस प्रतिशत के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। कैसे, 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड हरित इस्पात को इस्पात के ग्रीननेस प्रतिशत प्रति टन तैयार इस्पात से कम तीव्रता वाले समकक्ष उत्सर्जन के साथ इस्पात संयंत्र में उत्पादित किया जाता है। अब देखो, अब आसान भाषा में समझो, आप इसको एकदम सिंपल देखते हैं हम लोग कि 2.2 टन CO2 उत्सर्जन होता है, मान लो उत्सर्जन होता है। अब अगर इससे कम उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का एमिशन इससे कम हो रहा है प्रति टन इस्पात तैयार करने में, ठीक, जो तैयार इस्पात है उसके प्रति टन को बनाने में अगर 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड से कम का एमिशन होता है तो हम उसे परिभाषित कर देते हैं हरित इस्पात के तौर पर। सीधी सी बात है ये। अब हम लोग देखते हैं आगे इनका 5 सितारा में 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात से कम उत्सर्जन तीव्रता, मतलब अब 5 सितारा के लिए हमने 1.6 टन CO2 उत्सर्जन से कम उत्सर्जन होना चाहिए। 4 सितारा में इस तरीके से इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हरित इस्पात को वर्गीकृत हम तब करेंगे जब कोई इस्पात 2.2 टन CO2 से कम का उत्सर्जन कर रहा हो 1 टन इस्पात के उत्पादन में। ठीक, अब नोडल एजेंसी कौन है, पंजाब स्थित NISST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, ये क्या है, नोडल एजेंसी है ग्रीननेस सर्टिफिकेट और स्टार रेटिंग जारी करने हेतु। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेष विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चरणों वेधशाला, इंपॉर्टेंट है, हानले लद्दाख में स्थित है। अब ये विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग मतलब तस्वीर खींच रही होगी, चरणों को वेधशाला ये बनाई काहे गई, भैया क्या जरूरत थी कि हम इतनी चरणों को वेधशाला बनाते। ठीक, अजीत कुमार मोहंती द्वारा इस वेधशाला का उद्घाटन किया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं। अब ये सबसे बड़ी इमेजिंग चरणों दूरबीन, इस दूरबीन का विकास स्वदेश मतलब अपने देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। अच्छी बात है, ठीक है। अब ये करेगी क्या, उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अवलोकन करेगी। अब ये गामा किरणों का अवलोकन करने से होगा का फायदा क्या होगा, ब्रह्मांड में सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा किरण विस्फोट जैसी ऊर्जा घटनाओं को समझने का प्रयास में फायदा करेगी। कुल मिला के आपको ये बना रहे हैं बुद्धू, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे उच्च ऊर्जा गामा किरणों का उत्सर्जन कर रही ना। तो देखो, ये एक आपको बिग बैंग वाली थ्योरी पता होगी, एक पॉइंट था, उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा उसका तापमान था, बहुत ज़्यादा उसका घनत्व था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और उस पॉइंट में 13.8 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम लोग बोलते थे बिग बैंग।
इस बिग बैंग की घटना जब हुई तो भैया उस बिग बैंग की घटना के समय गामा किरणों का भी उत्सर्जन हुआ था। अब चूंकि किरणों का क्या होता है, जो गामा किरणें हैं भाई, ये अपने साथ कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करके चल रही है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करके चल रही है जिस इंफॉर्मेशन के साथ ये उत्सर्जित हुई थी। उत्सर्जित जो हुई, जब इसका उत्सर्जन हुआ तो उत्सर्जन की इंफॉर्मेशन लेके चल रही है। अगर हमें दुनिया में पहली गामा किरण मिल जाए जिसका पहली बार उत्सर्जन हुआ था, तो क्योंकि किरणें तो घूम रही हैं, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से वहाँ घूम रही है। अगर हमें वो गामा किरण मिल जाए जो 13.8 अरब वर्ष पहले विस्फोटित हुई थी, उत्सर्जित हुई थी, तो हमें ब्रह्मांड की घटनाओं को, परिघटनाओं को, इस पूरे संचालन को पता करने में आसानी हो जाएगी कि आखिर जो बिग बैंग हुआ वो हुआ क्यों। क्योंकि अभी सारे वैज्ञानिक ये तो बताते हैं कि बिग बैंग हुआ, बट वाई, यहाँ पर सारे वैज्ञानिकों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर इसके बाद तो कोई स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर बात करता है कि वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सही है। तो कोई लोग कहते हैं कि हम लोग एक ब्लैक होल के अंदर ही रह रहे हैं अभी। तमाम प्रकार की थ्योरी चलती हैं, लेकिन थ्योरियों का अंत कब हो जाएगा, जब गामा किरणों के बारे में हम लोगों को जानकारी हो जाएगी। अगर हमें न्यूट्रिनो कणों के बारे में जानकारी हो जाएगी, उनके उत्सर्जन के बारे में पता चल जाएगा। अभी हमारे अंदर से तमाम गामा किरणें और उत्सर्जित हो रही होंगी, पता नहीं कब कौन से घटना से, हो सकता है कि एक गामा किरण ऐसी गुजर रही हो जो जब ब्रह्मांड बना हो तब की गामा किरण मेरे पास से गुजर रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन्हीं का अध्ययन करने के लिए हमने क्या बना दी, ये चरणों को वेधशाला बना दी कि भाई साहब पकड़ लो किरण को और उससे पूछो कि कहाँ से आई हो तुम। ठीक, तो जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो ब्रह्मांड को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं HESS-2 नामीबिया के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चरनोकोप दूरबीन है। तो जितनी चरनोकोप दूरबीन है ना, वो चल रही हैं, गामा किरणों को ढूंढ रही हैं कि भैया मिल जाओ, हम पकड़ लें तुम्हें और तुम्हारे अंदर से हम इंफॉर्मेशन निकाल लें कि तुम कहाँ से चली थी, कहाँ जा रही थी और क्या कर रही थी। ठीक, विज्ञान धारा भारत की वैज्ञानिक प्रगति के उत्प्रेरक। अब विज्ञान धारा में देखो, आपने 2-3 कार्यक्रम देखे अभी। एक तो इन स्पेस वाला देखा। इन स्पेस वाले में हम क्या कर रहे थे कि विश्वविद्यालय जा रहे हैं, 900 जो तमाम प्रकार के जो हमें उपग्रह बनाने हैं, ठीक, पेलोड का विकास करना है, तो हम विश्वविद्यालय जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गए थे, उत्तर प्रदेश के एक स्थान पे, कुशीनगर पे हम लोगों ने इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया था। ठीक, उसके स्कूल के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक 108 जो देश हैं, 108 देशों के बच्चों को बुलाया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा स्पेस के बारे में। स्पेस किड्स इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग वही ऐसा ही एक कार्यक्रम है विज्ञान धारा, भारत की वैज्ञानिक प्रगति के उत्प्रेरक। 10,579.84 करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना में 2021-22 से लेके 2025-26 तक की अवधि में इसने काम किया था। अब इसमें लाभार्थियों को, जो 10 से 15 वर्ष की आयु के युवा छात्र थे, उन्हें इंस्पायर मानक कार्यक्रम के तहत लाभ दिया जाएगा। ठीक, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक, तो ये लाभ इन लोगों को प्रदान किया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण के लिए, शोध एवं विकास के लिए, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन के लिए ये जो विज्ञान धारा प्रोग्राम है ये काम कर रहा था। अब ये कार्यक्रम 2025-26 तक था। अब देखो उसको आगे रन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जर्मनी के बेंडलस्टीन 7X ने परमाणु संलयन अनुसंधान में नए प्रदर्शन रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। तो केवल आप ये याद कर लो कि जो बेंडलस्टीन 7X है, इनने कुछ नहीं किया, इनने सिर्फ एक काम किया, त्रिगुण गुणनफल में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जो संलयन भौतिकी होती है ना, संलयन भौतिकी में कौन बहुत अच्छा अनुसंधान कर रहा है, कौन अच्छी रिसर्च कर रहा है, उसका एक मानक होता है त्रिगुण गुणनफल। अगर जिसने जो त्रिगुण गुणनफल है वो सबसे तेज कर दिया तो मतलब संलयन भौतिकी में बहुत महान काम कर रहा है, बहुत धांसू काम कर रहा है। तो यह मान अब लंबी प्लाज्मा अवधि के लिए पिछले टोकामैक रिकॉर्डों को पार कर गया। ठीक, तो ये नवीनतम प्रायोगिक अभियान संपन्न हो गया यहाँ पे। ठीक, तो यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग से ये बेंडलस्टीन 7X बना था और ये वर्तमान में है कहाँ पे, जर्मनी में है। ठीक, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान देख लो। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड COP15 विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हो गया। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अनुबंधकारी पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में, सम्मेलन का नाम याद रखना, 15वां सम्मेलन था, याद रख लो इसको। ठीक, वेटलैंड्स के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर प्रस्ताव को
30 जुलाई 2025 को पूर्ण सत्र में औपचारिक रूप से अपना लिया गया। ठीक, तो 30 जुलाई 2025 को पूर्ण सत्र में अपना लिया गया, लेकिन आपको ये याद रखना है वेटलैंड के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। हम जब अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने क्या देखा था कि हर एक थीम में सतत 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 मिल रहा है। तो जहाँ पर भी आपको एग्जाम में सतत मिल जाए, कोई आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, और आपको कहीं पे सतत विकास दिख गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिख गया, सस्टेनेबल कुछ वर्ड दिख गया, तो आप उसको कर देना कि हाँ यही सही होगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो, याद है तब तो बढ़िया है, नहीं आता होगा तो आप सस्टेनेबल देखना कि कहाँ पर है। भारत का प्रस्ताव 2024 में अपनाए गए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 66 पर आधारित है। तो भारत ने सतत जीवन शैली के लिए लाइफ पहल, आपको याद होगी लाइफ पहल अपनाई थी। यह भारत के मिशन लाइफ पर आधारित है, जिसको 2021 में ग्लासगो में COP26 के समय में शुरू किया गया था। तो ये चीज़ आपके लिए याद कर लो कि ये कहाँ पे हुआ सम्मेलन। अब हम लोग आते हैं सतत उपभोग और उत्पादन पर। 10 वर्षीय रूपरेखा कब बनी थी? 2012 में बनी थी। रियो 20 सम्मेलन में सतत उपभोग और उत्पादन में तेजी लाने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई थी, जो एक वैश्विक ढांचा बनकर स्थापित हुई थी रियो 20 सम्मेलन में। भारत के नए रामसर स्थल देख लीजिए। 1971 में ईरान में हस्ताक्षरित हुई संधि, 1975 में ये लागू हुआ और 1982 में भारत इसका सदस्य बन गया। और एशिया में भारत की रैंक क्या है? नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल एशिया में भारत के पास है। वैश्विक रैंक तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यूके, दूसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे भारत है। नई भारतीय आर्द्रभूमियां देख लो। खींचन राजस्थान प्रवासी डेमोसाइल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है ये। और जो दूसरी है मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान, स्थानीय जल निकायों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक संवेदनशीलता के लिए ये फेमस है। और ये जो मेनार आर्द्रभूमि है, जो मेनार गांव है, पक्षी प्रेम हेतु उसको वर्ल्ड विलेज के भी नाम से जाना जाता है। कुल भारत में 91 हो गई थी 16 सितंबर 2025 तक। मतलब अब 93 हो गई, तो आप ये मत करना कि 93 हो गई हम तो 93 याद करेंगे। भैया अभी जब तक पेपर बन चुका होगा तब तक 91 ही रही होंगी। तो ये चीज़ आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना। और एग्जामिनर अगर समझदार होगा तो वहाँ पे डेट मेंशन कर देगा कि फलानी फलानी अवधि तक, ठीक 16 सितंबर तक। या अगर सितंबर में पेपर बन गया होगा तो वो कह देगा कि सितंबर तक। यानी अगर आपका पेपर अभी सितंबर के बाद बना होगा, बाद के महीने में बना होगा, तो फिर वो अक्टूबर तक कर देगा, या फिर वो अक्टूबर 2025 कर देगा कि 1 अक्टूबर 2025 तक या 30 सितंबर 2025 तक। ठीक, तो ऐसी स्थितियां देख सकता है एग्जामिनर। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक, तमिलनाडु में 20 स्थल हैं और उत्तर प्रदेश में 10 स्थल हैं। राजस्थान की अन्य आर्द्रभूमियां आपको देखने की जरूरत नहीं है। आर्द्रभूमि क्या होती है मेंस का विषय है। बस एक चीज याद रखना कि समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई लघु ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं जाती, वे भी आर्द्रभूमि कहलाते हैं। 6 मीटर से अधिक नहीं जाती, 6 मीटर से अधिक नहीं जाती जिनकी गहराई। ओके, भारत में स्थित रामसर स्थल, उम्मीद है आप देख लोगे, इसको देखने की ज़रूरत है आपको। और इसके लिए मेरा एक अलग से लेक्चर है, आप उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे उस चीज़ को देख लेना। पोलर रिसर्च वेसल के बारे में देख लेते हैं अब। पोलर रिसर्च मतलब पोल के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो भैया कौन से पोल पे जा रहे हैं हम लोग? अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, दक्षिणी महासागर क्षेत्र यानी साउथ पोल पे अनुसंधान करने के लिए पोलर रिसर्च वेसल का प्रयोग कर रहे हैं। वेसल का मतलब वाहन होता है या यान होता है। ठीक, तो इससे आप याद रख लेना पोलर रिसर्च वेसल। ये बनाया किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। कोलकाता और नॉर्वे की कंपनी कॉन्सवर्ग के बीच में समझौता इसको लेकर हुआ था। ठीक, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता और नॉर्वे की कंपनी कॉन्सवर्ग के बीच में समझौता हुआ। भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए। तो ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी, ये पुराने वाले पिछले वाले उसका रिपीट हो गया यहाँ पे, ये चीज़ याद रखनी है आपको। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओस्लो नॉर्वे में नॉर शिपिंग कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, तो नॉर शिपिंग कार्यक्रम ये भारत और नॉर्वे के बीच में कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की भागीदारी को मजबूत करना। तो ये नॉर शिपिंग कार्यक्रम भी आपने देख लिया। अब कासम पट्टी, बीरा, कोविल, पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन आपको पता है कि पवित्र उपवन जैव विविधता स्थल होते हैं, तो जैव विविधता विरासत स्थल उसको घोषित कर दिया गया। कासम पट्टी, बीरा, कोविल, पवित्र उपवन को। ये कहाँ पे है कासम पट्टी, बीरा, कोविल? ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य का दूसरा जैव विविधता स्थल है। पहला कौन था? अरिहापट्टी गांव था तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बीरानंद देवता की पूजा करते हैं, बस ये देख लो कि बीरानंद देवता, बीरा बीरानंद, तो ये याद रहेगा आपको।
जैव विविधता विरासत स्थल संक्षेप में देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम धारा 237 के अंतर्गत, देखो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था और इसकी धारा 37 के अंतर्गत ये कानून बनाया गया कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श करके जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं। तो शक्ति किसके पास है जैव विविधता विरासत स्थल बनाने की? राज्य सरकारों के पास है। ठीक, अब बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित नल्लूर इमली ग्रोव 2007 में पहला जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया था। वर्तमान में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? 49। सर्वाधिक स्थल किसके पास है? पश्चिम बंगाल के पास 10। 49वां कौन है? श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये याद रखना है आपको, और ये वाला याद रखना है कासमपट्टी बीरा कोबिल। और उत्तर प्रदेश में देख लो एकमात्र जैव विविधता स्थल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल वन लखनऊ। ठीक, तो ये हो गया आपका जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। ये घटक इसमें कौन कौन से शामिल हैं तो देख लो, पालतू जानवर प्रजाति या अंतर विशिष्ट श्रेणियों की समृद्धि होनी चाहिए, उच्च स्थानिकता, स्थानिकता मतलब वहाँ पे जो स्पीसीज होनी चाहिए वो एंडेमिक होनी चाहिए वहाँ पे। एंडेमिक मतलब कहीं और ना पाई जाती हो, वहीं पे मूल रूप से वहीं की निवासी हो। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों, प्रमुख प्रजातियों, विकासात्मक महत्व की प्रजातियों की उपस्थिति, बस ये सब देख लेना। मैंग्रोव स्थल देख लो, गुनेरी कच्छ, ये कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित कर दिया गया। तो मैंग्रोव वन गुनेरी जैव विविधता विरासत स्थल है कहाँ का? गुजरात राज्य का। बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एनवी स्टेट इंडिया, ये पर्यावरण सांख्यिकी निकालता कौन है? पर्यावरण सांख्यिकी आपको दे देगा और कह देगा पर्यावरण मंत्रालय, गलत हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये पर्यावरण सांख्यिकी निकालता है। अब इनने सांख्यिकी में बता क्या दिया? इनने जो भी सांख्यिकी बताया वो ग्राफ मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक तापमान बढ़ गया है, मानसून का पैटर्न बहुत ज़्यादा कैसा है। अब देखो मानसून का पैटर्न कैसा है, बहुत ज़्यादा स्टिल है या फिर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा है? तो उतार चढ़ाव भरा है। फॉनल डाइवर्सिटी भारत में, फॉनल डाइवर्सिटी देख लो, फॉनल डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ फॉनल स्पीसीज इन वर्ल्ड, नंबर ऑफ फॉनल स्पीसीज इन इंडिया। तो फॉनल डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, आप देखो लगातार बढ़ रही है। यहाँ थी इतनी, फिर इतनी हो गई, तो बढ़ रही है। अब जैव विविधता में मत्स्य उत्पादन देख लो, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बस एक चीज़ याद रखना आप कि ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। ठीक, और ये 6 घटकों में व्यवस्थित होता है बस। पर्यावरण दिवस की विशेष थीमें देख लो, राष्ट्रीय और राज्य की पहलें। प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती पार्क में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की 5 जून 2025। तो 2.0 अभियान शुरू हो गया। इसी अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पेड़ लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। पर्यावरण दिवस के ही दिन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास में पंचवटी 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में बिक्सा ओरेलाना सिंदूर का पौधा भी रोपित किया था, याद कर लो। ठीक, कहाँ पे रोपित किया? प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पंचवटी 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने क्या काम किया? रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी क्षेत्र में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित कर दिया है इन्होंने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया? जवाब होगा तमिलनाडु सरकार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऐसा काम किया। महाराष्ट्र में स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, अंगूर, संतरा और अनार के लिए स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। बेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, तो बेस्ट पिकर मतलब गंदगी को इकट्ठा करने वाला जो एन्यूमरेशन ऐप है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नमस्ते योजना के तहत कचरा बीनने वालों के प्रोफाइलिंग के लिए एक राष्ट्रव्यापी वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप बना दिया गया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि भारत में इतने कचरा बीनने वाले लोग हैं और उनकी गणना की जाएगी। वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट OECD द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है ये। सूखा वर्गीकरण देख लो आप। तो देखो वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट निकालता कौन है? OECD। देखो इकोनॉमिक वाली वो है, लेकिन सूखा परिदृश्य रिपोर्ट निकाल रही है, इंपॉर्टेंट है। सूखा वर्गीकरण देख लो, मौसमी सूखा, देखो ध्यान से, अब प्यार से समझो इस चीज़ को। मौसमी सूखा क्या है? लंबे समय तक कम वर्षा की स्थिति, कम वर्षा की स्थिति है मौसमी सूखा। वर्षा, यहाँ पे वर्षा आ रही है, कम वर्षा की स्थिति। कृषि या पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? जब मृदा में नमी की मात्रा वनस्पति की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो जाए। तो कृषि एवं पारिस्थितिकी सूखा में क्या हो रहा है कि मृदा में भी नमी की मात्रा बहुत कम हो गई, मृदा में कमी, इतनी ज़्यादा नमी की कमी हो गई, नमी की कमी। ठीक है, तो ये नमी की कमी है। कृषि या पारिस्थितिकी सूखा क्या है? नमी की कमी किसमें? मृदा में। और इतनी कम हो गई कि भैया वनस्पति भी उग नहीं पा रही है। और जलीय सूखा क्या होता है?
जब सतही या भूजल स्तर लंबे समय तक औसत से नीचे बना रहता है, जैसे मान लो कोई स्थान है, इस स्थान पे इतना औसत जल रहता है, अब वो यहाँ पे पहुँच गया और यहीं पे टिक गया, यहीं पे टिक गया, तो भैया क्या हो गया? जलीय सूखा हो गया। आंकड़े देख लो, आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स के पर्सपेक्टिव से ये सूखा प्रभावित क्षेत्र दोगुना हो गया भारत वैश्विक भूमि क्षेत्र में, ठीक। और वैश्विक भूमि का बहुत ज़्यादा भाग मृदा की नमी में गिरावट आ गई, ठीक। भूजल स्तर गिर रहा है, यूरोप में सूखे की संभावना है, उत्तर अमेरिका में भी सूखे की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लो। याद नहीं करना ये सारी चीज़ें। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के तत्वाधान में मध्यवर्षीय शिखर सम्मेलन है। और होता क्या है, देखो एक काम आप याद करो, UNFCCC का सम्मेलन होता है, आपको पता है, कॉप तमाम कॉप याद करते हो आप इसकी, ठीक। अब इसके बीच में जैसे मान लो 1 साल के अंदर ये सम्मेलन होता है, 1 साल में। अब भैया मध्यावधि की प्रगति जानने के लिए, 6 महीने की प्रगति जानने के लिए जो सम्मेलन होता है, उसको हम लोग बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहते हैं, ठीक। तो जो वैश्विक जलवायु वार्ता का मार्गदर्शन करने वाली वर्ष 1992 की संधि है, इसके तहत बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है बीच-बीच में, ठीक। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से सहायक निकायों का सत्र कहा जाता है, सेशन ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज। और यह कॉप के साथ UNFCCC की 2 नियमित बैठकों में से एक है, ठीक। तो UNFCCC की 2 नियमित बैठकें होती हैं, उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया था इसका 62वां सत्र। अब हम लोग शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां देख लेते हैं, कौन कौन से रोग पता नहीं क्या क्या आ गया इसमें। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान, ठीक। 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के प्रारंभ पर नई दिल्ली में इसकी शुरुआत कर दी गई। शून्य खसरा रूबेला लक्ष्य अपना है 2026 का, इंपॉर्टेंट है, ना 2025 है ना 2030 है। ज़्यादातर चीज़ें 2025-2030 में घूम रही हैं, इसमें 2026 का मामला है, याद कर लो इसको। खसरा रूबेला लक्ष्य 2026 है, ठीक। और दोनों रोगों की रोकथाम के लिए MR वैक्सीन इसमें प्रभावी भूमिका निभाती है। खसरा क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो तेज बुखार, चकत्ते, खांसी हो गई, लाल आंख हो गई, पता नहीं, ठीक। तो RNA वायरस, रूबेला वायरस के कारण ये बीमारी होती है। तो खसरा कारण क्या है? वायरस। फिर इसके बाद रूबेला वायरस होता है, ये भी रूबेला वायरस है, लेकिन जर्मन खसरा में क्या होता है? जर्मन खसरा को रूबेला कहते हैं, विशेष तौर पे रूबेला कहते हैं। क्यों? एक वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है जिसमें हल्के लक्षण पाए जाते हैं। जिसके लक्षण कैसे होते हैं? हल्का बुखार, सिर दर्द, लसिका ग्रंथियों में सूजन, अक्सर चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में सूजन फैल जाती है, ठीक। तो ये बच्चों में हल्की बीमारी होती है, इसीलिए इसको रूबेला या जर्मन खसरा कहते हैं, ठीक। और महिलाओं को हो जाए, अगर गर्भवती महिलाओं को, तो बच्चों में जन्मजात विकृतियां भी पैदा कर सकती है, ठीक। तो रूबेला कम खतरनाक होता है, खसरा ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक। चौथा इसमें कथन देखो, मार्च 2024 में खसरा रूबेला पर राष्ट्रीय प्रगति और अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय वाशिंगटन DC में आयोजित समारोह में मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। तालियां बजा दीजिए दोस्तों, मीजल्स रूबेला चैंपियन पुरस्कार प्राप्त हो गया है हम लोगों को। और किसने दिया है? अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में आयोजित समारोह में मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की तरफ से हमें ये पुरस्कार मिला है। और हाल ही में नेपाल रूबेला मुक्त घोषित हो गया है, हमारा पड़ोसी रूबेला मुक्त घोषित हो गया, वहाँ की संसद जल गई, रूबेला भी मुक्त घोषित हो गया, वो गजब, ठीक। तो अपन ने टारगेट क्या रखा है रूबेला मुक्ति का? 2026। धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने क्या किया है? धरणी नाम का मानव भ्रूण मस्तिष्क का एक डिजिटल डेटा सेट बना दिया। मस्तिष्क की 3D छवियां, 3D इमेज विकसित कर ली मानव भ्रूण के मस्तिष्क की, IIT मद्रास में। अब ये क्या कर रहे हैं? IIT मद्रास भ्रूण के मस्तिष्क की सर्वाधिक विस्तृत और उच्च विभेदन क्षमता वाली 3D छवियां जारी करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया। इंपॉर्टेंट है। धरणी क्या है? मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट, यानी 3D छवियां, 3D इमेज IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई हैं। इसने विश्व स्तर पर पहली बार 5132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल रूप से कैप्चर किया। फिर इसके बाद सुचा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा विकसित अत्याधुनिक ब्रेन मैपिंग तकनीक का प्रयोग करके ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया। यह पहला अवसर है जब भारत के शोधकर्ताओं द्वारा इतना उन्नत मानव तंत्रिका विज्ञान संबंधी डेटा तैयार किया गया, ठीक। वर्तमान में धरणी मानव भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल डेटा सेट बन गया। फायदा क्या होगा इसका, इस डेटा सेट का? बच्चों के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि कैसे मस्तिष्क का विकास होता है, आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे किसी का दिमाग, पता चला किसी का IQ बहुत तेज, किसी का IQ एकदम जीरो। तो
ये सारी चीज़ें पता की जाएंगी कि कौन कौन से दिमाग की संरचनाएं किस तरीके से काम करती हैं। नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में देख लेते हैं। प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक मिकनाप ब्रांड नाम से इसको लॉन्च कर दिया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए। अब इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेफ्थ्रोमाइसिन क्या है? स्वदेशी एंटीबायोटिक है, मिकनाप ब्रांड से बिक रहा है, प्रतिरोधी संक्रमणों के। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए भारत का जो एंटीबायोटिक है वो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। बिराक ने इसमें सहयोग दिया है। इस एंटीबायोटिक को बिराक के सहयोग से विकसित किया गया है और इस एंटीबायोटिक के विकास से सामुदायिक अधिकृत जीवाणु निमोनिया का उपचार संभव हो सकेगा। तो निमोनिया के उपचार में ये मदद करेगा। ठीक, सामुदायिक अधिकृत जीवाणु निमोनिया, ये होता क्या है? सामुदायिक अधिकृत जीवाणु निमोनिया यह दवा प्रतिरोधी जीवाणु होता है जिसके कारण बच्चों एवं बुजुर्गों के साथ साथ मधुमेह, कैंसर इत्यादि से पीड़ित कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो रोगी होते हैं उनको यह प्रभावित कर जाता है। दवा प्रतिरोधी मतलब दवा आपने एक बार खाना शुरू की, फिर आपने जब आप ठीक हो गए आपने दवा का पूरा जो वो होता है डोज वो नहीं लिया, खाना छोड़ दिया, तो उससे क्या हो गया? जो जीवाणु है वो दवा प्रतिरोधी हो गया, उसमें इतनी शक्ति विकसित हो गई कि अगर वो अगली बार आपको होगा तो दवा की उतनी डोज से काम नहीं बनेगा। इसीलिए क्या बनाया गया? नेफिथ्रोमाइसिन बनाया गया। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट देख लो 2024 WHO की। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च 2025। ठीक, ये याद कर लो। तो TB24 ऐसे याद कर लो, TB24। ठीक, और मार्च 24 मार्च, टीबी, टी से टीबी, टी से 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। अब वैश्विक टीबी निगरानी 1995 में शुरू किया गया था। यह रिपोर्ट 193 देशों एवं क्षेत्रों के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। विश्व स्तर पर टीबी से ग्रस्त कितने लोग हैं? 8.2 मिलियन, मतलब लगभग 82 लाख लोग ऐसे हैं जो टीबी से ग्रसित हैं। वैश्विक टीबी बोझ में भारत की हिस्सेदारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इंडोनेशिया का नंबर है और फिर चीन का नंबर है। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है इसमें। रिपोर्ट के अंश भारत में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, 17.7% की कमी आई है। भारत में टीबी के मामलों में कमी की दर वैश्विक गिरावट के दोगुने से भी अधिक है। यह उपलब्धि भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभाव को रेखांकित करती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत ने उल्लेखनीय कमी दर्ज की है टीबी को खत्म करने में। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2022-2025 तक भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया। देखते हैं होता है या नहीं होता है। टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य कितने हैं? 2030 का है और भारत ने क्या बनाया है? 2025 का बनाया है। 2026 किसका बनाया है ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता दो। ठीक, भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया और विश्व का तीसरा ऐसा दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। नेपाल, म्यांमार और भारत। नेपाल, म्यांमार, भारत, ये 3 देश हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा मुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है। भारत हो गया मुक्त। और ट्रैकोमा क्या है? आंखों में रोहे की बीमारी के नाम से जाना जाता है इसको, और ये एक जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जीवाणु के संक्रमण से होती है। कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा कि ये विषाणु से होती है, जो गलत है। जीवाणु के संक्रमण से ये बीमारी होती है और इसको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में जाना जाता है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये जीवाणु का नाम है। ठीक, इसमें कॉर्निया स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। विश्व भर में ट्रैकोमा के उन्मूलन हेतु WHO ने क्या किया था? सेफ रणनीति को अपनाया था। क्योंकि अभी वर्तमान में आपको किसको ध्यान देना है? भारत को ध्यान देना है बस। ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन की समय सीमा क्या है? 2030 है। ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए भारत ने क्या प्रयास किए? राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 WHO और यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया। फिर राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1976 में अपनाया गया और ये केंद्र प्रायोजित योजना थी पूरी तरीके से। तो इसी के कारण भारत को सफलता मिली कि 2025 में हम लोग ट्रैकोमा मुक्त हो गए। MBA-BN एमपॉक्स का पहला टीका WHO की मंजूरी मिल गई। डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक कंपनी द्वारा इसको निर्मित किया गया। एमपॉक्स का टीका, एमपॉक्स पहला ऐसा टीका है जिसे WHO की पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया है। बस। MBA-BN मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा बवेरियन नॉर्डिक एमपॉक्स का पहला ऐसा गैर प्रतिकृति टीका है जिसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर तमाम देशों ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक, एमपॉक्स रोग क्या होता है? मंकी पॉक्स विषाणु के कारण होता है। एक जूनोटिक डिसीज है ये। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसानों में फैल जाती है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्स बेडे परिवार में। ठीक है, इसको छोड़ो। आप ये चीज़ याद रखो
कि सबसे पहले इस रोग की पहचान डेनमार्क में एक सीरम इंस्टीट्यूट थी, स्टेटेंस सीरम इंस्टीट्यूट, वहाँ पर बंदरों में शोध चल रहा था बंदरों के ऊपर, तब इसकी सर्वप्रथम पहचान हुई थी। फिर इसके बाद बंदरों से ये इंसानों में पहली बार कब फैला? 1970 में कॉन्गो में। तो पता कहाँ चला था? डेनमार्क में सबसे पहले इस रोग का पता चला, और कॉन्गो में सबसे पहले इस रोग के लक्षण किसी व्यक्ति में देखे गए 1970 में। लेना पाविर, ये क्या है? ए न्यू होप इन HIV प्रिवेंशन। तो ये क्या है कि एक इंजेक्शन 1 साल में आप एक बार ले लो, उसके बाद आप आराम से 1 साल रहो, आपको HIV की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत में गिलियड की सनलिंका दवा पहले से HIV इलाज के लिए मिल रही है, और लेना पाविर दवा भी बन चुकी है, इंजेक्ट कर दो आप, 1 साल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो HIV से रिलेटेड है ये लेना पाविर दवा। हिलकॉल क्या है? हैजा का नया टीका है, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, ओरल हैजा वैक्सीन है, ये एक ओरल हैजा वैक्सीन है। तो हिलकॉल लॉन्च कर दी गई है, तो ये ओरल कोलरा वैक्सीन है। इसे हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है, इसीलिए इसका नाम हिलकॉल रखा गया है। हिलकॉल मतलब, हिल मतलब हिलमैन और कॉल मतलब कॉलरा, तो ये कॉलरा से रिलेटेड वैक्सीन है। ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान निहिसाद, ये क्या है? भोपाल को कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता मिल गई। अब ये थोड़ा समझ लो, एक रोग था रिंडरपेस्ट जो पशुओं में हो जाता था, ठीक। अब इस रोग का उन्मूलन हो गया है पूरी दुनिया से, लेकिन कुछ लेबोरेटरीज ऐसी हैं जिन लेबोरेटरीज में अभी भी ये जो वायरस है, ये अभी भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक। तो ज़रूरी है, ज़रूरत है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि ये जो रिंडरपेस्ट रोग का जो कारक है, अगर वो बाहर पहुंच गया तो ये फिर से प्रसारित हो जाएगा। रिंडरपेस्ट रोग फिर से प्रसारित तो करना नहीं है अपन को, तो भैया अपन को लेबोरेटरी को क्या बनाना होगा? इतनी सुरक्षित बनाना होगा कि रिंडरपेस्ट जो कारक है, रिंडरपेस्ट रोग का जो कारक है, वो लेबोरेटरी से बाहर ना जा पाए, इसीलिए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की मान्यता प्रदान की जाती है ICAR के द्वारा। समझ गए अब आप? ठीक। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये मान्यताएं प्रदान करता है। ये मान्यताएं कौन प्रदान कर रहा है? ये दोनों लोग। ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को इसकी कैटेगरी ए का दर्जा दिया गया है कि अब ये रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, यानी ये रिंडरपेस्ट रोग का जो कारक होगा वो इस लेबोरेटरी से बाहर नहीं आएगा। इसकी जो बात है वो इन लोगों ने स्वीकार कर ली है। अब हम लोग देख लेते हैं ये रिंडरपेस्ट वायरस सामग्री को सुरक्षित रूप से रखने के लिए इसको विश्वसनीय मान लिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि इसमें जैव सुरक्षा स्तर कितने हैं, क्या है। रिंडरपेस्ट जिसे कैटल प्लेग, मवेशी प्लेग के रूप में जाना जाता था, 2011 में इसका उन्मूलन हो गया है। अब रिंडरपेस्ट वायरस युक्त पदार्थ होते हैं कुछ जो प्रयोगशाला में मौजूद होते हैं, जिन्हें जैव सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, वो बाहर नहीं जाएंगे। भोपाल वाला जो ICAR का जो सेंटर है वो इतना सक्षम है। रेखा हमें हिट करके, अब यहाँ पे देखो आप, ट्रैकोमा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आप हिट यहीं पे कर लो, आप ट्रैकोमा नहीं आएगा क्योंकि ट्रैकोमा जीवाणु से होता है। तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक है। तो रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है। खसरा वायरस से होता है। हर्पीस वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस होता है। पोलियो वायरस से होता है। एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोत, इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। तो रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। प्रोटोजुआ के पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया हो गए, का से कालाजार हो गए, माँ से मलेरिया हो गए, पास पे से पेचिस हो गए, सोते हैं से सोने की बीमारी। तो ये सारी प्रोटोजुआ से होती हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। तो ये अभी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग रक्षा सुरक्षा को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।